ऑलराइट, सो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं सोशल इश्यूज का। वो है वुमेन इन स्टेम। तो स्टेम का मतलब क्या है? इट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है ये इसलिए आया है बिकॉज हमारे जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, ठीक है, जो कि पीएम को डायरेक्टली साइंटिफिक इश्यूज पे एडवाइस करते हैं, उनके ऑफिस के थ्रू ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था कॉल्ड वेस्ट, वुमेन इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टू प्रमोट वुमेन इन स्टेम। ठीक है। तो इसलिए ये चीज न्यूज में है। अब ये जो वेस्ट है, ये एक नया इनिशिएटिव है अंडर आई स्टेम। आई स्टेम क्या है? आई स्टेम इज अ नेशनल वेब पोर्टल फॉर शेयरिंग रिसर्च equipment and facilities for promoting research and development in academia and in industry। ठीक है। तो इंडस्ट्री में भी है और जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर भी ये आई स्टेम जो है ये रिसर्च इक्विपमेंट और फैसिलिटीज को शेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो उसके अंदर ये वेस्ट जो है नया इनिशिएटिव है। तो ये आई स्टेम याद रखना क्या है। और ये आई स्टेम भी जो है ये अगेन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो थे, उन्होंने चालू किया था। ठीक है। सो ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें रेलेवेंस क्या है वुमेन का या स्टेम एजुकेशन का इन जनरल। ठीक है। तो पहला, किसी को भी आप ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये जो है इस टाइप की एजुकेशन दी जाएगी तो इसका डायरेक्ट बेयरिंग हमारी इकोनॉमी में होगा। बिकॉज जितना ज्यादा स्टेम के अंदर लोग पढ़ेंगे, ग्रेजुएट होंगे, आगे वर्क करेंगे, उतना ज्यादा इनोवेशन होगा। जितना ज्यादा इनोवेशन होगा उतना ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी। फैसिलिटेट करेगा सोशल मोबिलिटी को। ठीक है। प्रमोट करेगा क्रिटिकल थिंकिंग एंड लास्टली क्रिएट अ जनरेशन ऑफ इनोवेटर्स। ठीक है। तो ये कुछ रेलेवेंस आप लिख सकते हो जो ये इन्फोग्राफिक में दी हुई थी। अब ये जो वेस्ट है, इसके अंदर एक सेपरेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा विद इन आई स्टेम, जिसके थ्रू वुमेन रिसर्चर साइंटिस्ट जो है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी या उनसे रिलेटेड कुछ जो भी काम है उसको प्रमोट किया जाएगा, ताकि वुमेन रिलेटेड जो रिसर्च है या उनका पार्टिसिपेशन है इन रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग वो बढ़ाया जा सके। अब ये जो वेस्ट है ये करंटली सपोर्ट कर रहा है कुछ साइंस एंड टेक बेस्ड स्टार्टअप्स को, जिसको वुमेन लीड कर रहे हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है जिसको जिन स्टार्टअप्स को लीड कर रहे हैं उसको ये सपोर्ट दे रहा है। अब आते हैं करंट स्टेटस पे। तो अगर हम बात करें इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो 44% हमारे पास फीमेल स्टेम ग्रेजुएट है। ये नंबर वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है। लेकिन इसका एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग या एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो जाता है कि इतनी ज्यादा फीमेल, 44% फीमेल जो है वो स्टेम के अंदर पढ़ रही हैं। ठीक है। लेकिन जब रिसर्च वर्क आता है तो केवल 14% रह जाती है। ठीक है। मतलब हाफ से भी कम हो गया ये नंबर। तो ये हमारे लिए थोड़ा चिंताजनक या एक कंसर्न होने का एक सब्जेक्ट है। फिर फैकल्टी पोजीशन सिमिलरली 15% रहती है वुमेन फैकल्टीज की। तो अगेन वो करस्पॉन्ड कर रहा है कि जो फीमेल रिसर्च का नंबर है उसी से जो फैकल्टी पोजीशन है वो भी करस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज स्टेम जेंडर गैप। ठीक है। इसमें आप कुछ और कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मिसिंग वुमेन का एक कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो अमृत्य सेन ने ये जो कॉन्सेप्ट है मिसिंग वुमेन का कॉन्सेप्ट वो इनिशियली यूज किया था फॉर फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब ऐसी लड़कियां जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है। पैदा होने के बाद पता नहीं उनका वो कहाँ गई, बिकॉज प्रॉब्ली दे वर किल्ड या इन्फेंटिसाइड जो था उनके साथ हुआ। ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट उसके लिए यूज किया था, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे इकोनॉमी के सेंस में भी यूज किया है कि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं या ऐसा कुछ वर्क है जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वहां से वो गायब होती है। ठीक है। उसके लिए तो वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक का एक डेटा है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि 18% ऑफ जो गर्ल्स हैं दे आर परस्यूइंग स्टेम एज वन ऑफ दिस core areas in tertiary education, comparing that with boys। तो
उसी सेम फील्ड के अंदर बॉयज का जो रेशियो है वो 35% है, ठीक है। सो ये डिफरेंस दिखाता है कि वुमेन का और बॉयज का कितना डिफरेंस है पार्टिसिपेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जरूरत है टैप करने की पोटेंशियल ऑफ वुमेन इन स्टेम। तो ये कब हो सकता है? जब हम जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको ब्रिज कर दें, ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन का SDG 5 जो है वो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, और उसी के अंदर ये वुमेन के जो इश्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्टिसिपेशन इन स्टेम वो कवर होते हैं, ठीक है। तो ये जब भी फीमेल रिसर्चर्स या फीमेल का रोल इन स्टेम की बात करो तो SDG 5 को जरूर कोट करना, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर्स क्या हैं जो परपेचुएट कर रहे हैं ये जेंडर गैप फॉर स्टेम? तो पहला पॉइंट्स पता ही है, आई थिंक इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वहां पे मैं थोड़ा याद डाउन कर दूंगा, बाकी सबको पता ही है। तो पहला है पेट्रियार्किकल कंडीशनिंग, नेक्स्ट है जेंडर स्टीरियोटाइप्स, फिर है ड्यूअल रोल सिंड्रोम। ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, ये अपने मेंस का या जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें जरूर ऐड कर लेना। तो ड्यूअल रोल सिंड्रोम क्या होता है? ये बेसिकली वुमेन की जो करियर चॉइसेस है, ठीक है, प्रोफेशनल डिसीजन जो है, दे आर अफेक्टेड बाय डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि लेट्स से कोई फीमेल जो है वो उसको चूज करना है कि क्या वो आगे रिसर्च करे, तो वो इस चीज पे बेस्ड होता है कि उसके मैरिज के बाद या चाइल्ड बर्थ के बाद क्या वो अवेलेबल रह पाएगी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो विड्रॉ कर लेती हैं रिसर्च वर्क से, ठीक है। इसीलिए स्टेम के अंदर उनका पार्टिसिपेशन हमें कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है वर्क प्लेस पे। तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स अगेन इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ग्लास सीलिंग हम लोग पढ़ते हैं कि एक लिमिट से ऊपर वुमेन का प्रमोशन नहीं किया जाता है। लैक ऑफ सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है स्टेम के जो फील्ड हैं जहाँ पे रिसर्च वर्क इन्वॉल्व होता है, अक्सर ऐसी जो लैब्स होती है वो दूर दराज इलाके में होती है जहाँ पे प्रॉपर ट्रैवलिंग फैसिलिटीज नहीं होती, लॉजिंग या रहने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती, मैटरनिटी बेनिफिट्स अच्छे नहीं होते, जिसके चलते वो बाहर आ जाती हैं। और लास्टली, फ्यूअर रोल मॉडल्स। तो अभी करंटली हमारे पास इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करें तो बहुत लिमिटेड रोल मॉडल्स है। कोई बताना चाहेगा कोई रोल मॉडल हो स्टेम के अंदर, वो जो वुमेन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो किसी स्टेम में इंडिया के अंदर? ठीक है, जस्ट टू कोट नेम अ फ्यू, टेसी थॉमस आपको याद होगा जो DRDO के अंदर थी, ठीक है। उनका आप लिख सकते हो। और भी बहुत सारे हैं, तो थोड़ा फाइंड आउट कीजिए उनके बारे में, लिखे। अदरवाइज मतलब ये चीजें आपके GS वगैरह में भी काम आ सकते हैं, इस टाइप के रोल मॉडल्स बताना जरूरी है उनको। नेक्स्ट, वे हेड की बात करते हैं। तो पहला एक कॉन्फिडेंस गैप जो है उसको कम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं और जो एम्प्लॉय फोरम्स हैं, ठीक है, वुमेन फोरम्स हैं, इन सबको साथ में आना चाहिए और वुमेन को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, परसुएड करना चाहिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए अबाउट देयर करियर इन स्टेम। नेक्स्ट, एड्रेस करने की जरूरत है जेंडर बायस इन लर्निंग मटेरियल, ठीक है। तो जो हम किताबें पढ़ रहे हैं उसमें बायोग्राफीज डालनी चाहिए वुमेन रिसर्चर्स की, ताकि जो मेल डोमिनेटेड फील्ड बना हुआ है ये रिसर्च का इन स्टेम, वहां पे थोड़ा एक होप जगे वुमेन जो रिसर्चर्स हैं या जो वुमेन जो गर्ल्स हैं उनके लिए, ठीक है, ताकि उनको एक नई होप मिले। नेक्स्ट, पेटर्निटी लीव। वैसे मेटर्निटी लीव लिखना चाहिए था, आई डोंट नो पेटर्निटी किस लिए लिखा है। हाँ, सॉरी, पेटर्निटी पेटर्निटी इसलिए लिखा है ताकि मेल जो है वो चाइल्ड केयर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। अभी जैसे करंटली सिर्फ मेटर्निटी लीव की बात होती है, लेकिन पेटर्निटी लीव की भी अगर हम बात करें तो उस तरीके से वुमेन के ऊपर जो चाइल्ड रेयरिंग का जो प्रेशर है वो हट जाएगा। नेक्स्ट, इंसेंटिवाइज करो, ठीक है, एज रिलैक्सेशन दो, कैंपस में सफिशिएंट लॉजिंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराओ, ताकि वुमेन को जो एक बैरियर रहता है, ठीक है, इस टाइप के लॉजिस्टिक बैरियर्स वो खत्म हो। लास्टली, पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि डाइवर्स जितना जेंडर आ सके उतना बेटर। नेक्स्ट, जेंडर इंक्लूजन फंड, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 की, उसमें बात की गई थी
कि हम लोग ये फंड बनाएंगे और इस फंड के थ्रू कोशिश की जाएगी कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट जो है उसके लिए भी ये फंड काम करता है। ठीक है, तो याद रखना ट्रांसजेंडर भी इंक्लूडेड है इसमें। सो यही था विद रिगार्ड्स टू वुमेन इन स्टेम। अब यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव है जो हमने पिछले जो करंट अफेयर्स का मंथ किया था, अगस्त मंथ का, वहां पे हमने ये सारे इनिशिएटिव डिस्कस किए थे ड्यूरिंग द सोशल इश्यूज वाला पार्ट में। ठीक है, तो एक बार मैं स्कीम के नाम ले देता हूँ, डिटेल में नहीं जाएंगे। विज्ञान ज्योति, किरण, गति, क्यूरी एंड बायोकेयर। ठीक है, तो ये स्कीम्स याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आप वुमेन से रिलेटेड आता है कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव ले, तो आप स्किल डेवलपमेंट या वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्टेम को बढ़ाने के लिए ये सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट इट। इसमें किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है तो अभी कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी। तो ये हिमांगी आपका है, आप स्टार्ट कर सकते हो। Yes. Hello everyone. Am I audible? या ऑडिबल। Okay. Good evening to all. So I'll be taking foundational learning study today. So this topic is not that important, but because it is mentioned, so we should go through it. तो रिसेंटली एनसीईआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन दोनों ने मिलकर फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी 2022 को कंडक्ट किया। अब इसके बारे में, इस न्यूज के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो एफएलएस के अंडर एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसका एक बेंचमार्क सेट किया गया है थ्रू एफएलएस। अब एफएलएन क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये एबिलिटी है जहां पर आप रीड कर सकते हो मीनिंग के साथ, बेसिक मैथ्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हो बाय द एंड ऑफ क्लास 3। आपकी क्लास 3 ओवर हो जाए तो ये दो काम तो आने ही चाहिए। क्या? कि आप रीड कर सके मीनिंगफुली और बेसिक मैथ्स कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सके। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, उसने एफएलएन को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है और कहा है कि एफएलएन अचीव हो जाना चाहिए अमंग ऑल चिल्ड्रन बाय 2025। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इस स्टडी का जो कंडक्ट हुई। पहला है सेट द बेसलाइन फॉर निपुण भारत। तो यहाँ पर निपुण, जिसका की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण के बारे में नीचे थोड़ा थरो डिस्कशन दिया हुआ है, तो हम इसको पहले देख लेते हैं। अबाउट निपुण भारत और नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसको लॉन्च किया गया है समग्र शिक्षा अभियान जो स्कीम है उसके अंडर, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर फंड करेंगे। इसका विजन ये है कि आप एनेबल करें ऐसा एनवायरनमेंट कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का जो एक्विजिशन हो वो अचीव हो सके, ताकि हम बाय 2027 एवरी चाइल्ड अचीव द डिजायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसीज रीडिंग में, राइटिंग में, न्यूमरेसी में बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। ऐसा नहीं कि क्लास 5 हो गई और अभी तक हमको बेसिक जो न्यूमरेसी है, रीडिंग है, वो आती ही नहीं। तो वो बाय द एंड ऑफ क्लास 3 ग्रेड 3 हमको अचीव करना है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्कूल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है लिटरेसी का, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बेनिफिशरीज इसके चिल्ड्रन होंगे जिनकी की एज ग्रुप 3 to 9 years होगी, इंक्लूडिंग प्री स्कूल टू ग्रेड 3 एंड चिल्ड्रन हु आर इन क्लास 4 and 5 पर उन्होंने अटेन नहीं की है ये फाउंडेशनल स्किल्स। ये सारे बेनिफिशरीज हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी? 5 टियर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म बनाया गया। सबसे पहले नेशनल लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट होगा, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल। तो इस तरह से ये 5 टियर इम्प्लीमेंटेशन है निपुण को करने का। तो निपुण के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, ऊपर इंफोग्राफिक पर देखें। सेट बेंचमार्क्स फॉर प्रोफिशिएंसी इन न्यूमरेसी एंड लैंग्वेज। तो न्यूमरेसी एंड लैंग्वेज में हमको बेंचमार्क सेट करने हैं। प्रोवाइड डेटा टू रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4.1.1
indicators at the global level. तो यहाँ पे SDG 4 के बारे में बात की है. It is related to education. Provide reliable and valid data about grade 3 students to know what they are able to do in FLN. तो ये 4 सिग्निफिकेंस है स्टडी के. इसके अलावा हमको ये जो ब्लू बॉक्स में कंपैरिजन, क्लास और मेथोडोलॉजी दी हुई है, इसको पढ़ने की जरूरत है. तो एक है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करता है, और ये कौन सी क्लास को इवेलुएट करते हैं? क्लास 3, 5, 8 और 10 को इवेलुएट करता है ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे. और इनका मेथड कैसे होता है कि हर 3 साल पे MCQ बेस्ड ये टेस्ट लेते हैं और इससे ये इवेलुएट करते हैं बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को. कौन से बच्चे? क्लास 3, 5, 8 और 10th क्लास के बच्चों को. और जो ये FLS है, फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 3 जो ग्रेड 3 स्टूडेंट्स बच्चे हैं उनको इवेलुएट करेगा. और क्योंकि सिर्फ क्लास 3 के बच्चे हैं तो ये 1-to-1 इंटरव्यू होगा ईच पार्टिसिपेंट के साथ. इनका मेथड ऐसा है बच्चों को इवेलुएट करने का. तो ये बेसिक सा डिफरेंस नेशनल अचीवमेंट सर्वे और FLS के बीच, इसको ध्यान में रखने की जरूरत. नाउ I think I have to start from more about news. I did that. Okay, third point. ये जो FLN है, it is the largest study that assess the learning levels of approximately 86,000 grade 3 students, जो कि 10,000 स्कूल से लिए गए थे all over across the country. और ये सिर्फ एकमात्र स्टडी है अभी तक की जिसने कंडक्ट किया है 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसके क्या पैरामीटर्स हैं फाउंडेशनल लिटरेसी स्किल्स को? उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो हैं, पहले ओरल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी विद कॉम्प्रिहेंशन. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेन पैरामीटर्स FLS के. फाउंडेशनल न्यूमरेसी स्किल्स FNS के क्या हैं पैरामीटर्स? नंबर आइडेंटिफाई कर सकें आप, कंपेयर कर सकें, नंबर ऑपरेशंस देख सकें, डेटा हैंडलिंग वगैरह कर सकें. तो ये फाउंडेशनल न्यूमरेसी स्किल्स के बारे में. अब इन सारे परफॉर्मेंसेस को बच्चों के देखते हुए हम कैटेगराइज कर देंगे 4 ग्रुप्स में बच्चों को. सबसे पहले वो कैटेगरी जो मोस्ट बेसिक नॉलेज और स्किल को भी लैक करते हैं. दूसरी कैटेगरी होगी लिमिटेड नॉलेज और स्किल वाले बच्चों की. तीसरी डेवलप्ड सफिशिएंट नॉलेज एंड स्किल्स. और चौथी जो जितनी चाहिए उससे ज्यादा थोड़ा उनके पास नॉलेज और स्किल है, तो मतलब सुपीरियर नॉलेज एंड स्किल. ये 4 बेसिक कैटेगरीज. साथ ही में यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ FLN दिया गया है. ऊपर हमने पढ़ा था FLS स्टडी के बारे में, यहाँ पे लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का सिग्निफिकेंस दिया गया है. सो बिफोर आई मूव फर्दर, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है अगर हम FLN इम्प्लीमेंट करें, तो आप बताएं. Nobody? Anyways, तो ये जो सिग्निफिकेंस मेंशन है काफी बेसिक से हैं. यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट कि अगर लिटरेसी होगी तो हम बेटर हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्पिरिट जो होगी वो डेवलप कर पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे हम अपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी. और लिटरेसी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. तो ये कुछ सिग्निफिकेंस हमारे FLN के. जो स्टडी हुई इसकी कुछ की फाइंडिंग्स के बारे में देख लेते हैं. तो न्यूमरेसी लेवल, नेशनल लेवल पर न्यूमरेसी पर बताया गया है कि 11% डिड नॉट हैव द बेसिक ग्रेड लेवल स्किल्स, 37% हैड लिमिटेड स्किल्स एंड 10% हैड सुपीरियर स्किल्स. तो ये वाला जो पहला पॉइंट है कि 11% did not have the basic grade skills, especially in terms of numeracy, that needs to be kept in mind. तमिलनाडु में 29% जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, they could not complete the most basic grade level task. तो तमिलनाडु इस चीज में काफी पीछे. और लिटरेसी में in terms of English 15% students were found to be lacking even basic skills, 30% के पास limited skills, 34% के पास fairly superior skills.
और बाकी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें तो हिंदी का काफी बुरा हाल है। 21% स्टूडेंट्स लैक बेसिक स्किल्स इन हिंदी, 17% इन मराठी, 20% इन बंगाली, 17% इन गुजरात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट निपुण। अब वे फॉरवर्ड क्या है, कुछ खास नहीं है, दो ही मेन वे फॉरवर्ड्स यहाँ मेंशन है। पहला तो ये कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो जो भी गवर्नमेंट स्कीम है, वरना कोई मतलब रह नहीं जाता है स्कीम्स को लॉन्च करने का। और एजुकेशन के टर्म्स में जो स्कीम्स मेंशन्ड हैं जिनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, सबसे पहले तो समग्र शिक्षा का होना चाहिए, मिड डे मील स्कीम, पोषण अभियान, आरटीई एक्ट 2009 टू मेक फॉर अ होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट एफर्ट। जब तक कि हम इनको कायदे से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कोई इम्प्रूवमेंट हमें दिख नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील स्कीम का ही हम बात कर लें तो अभी कुछ टाइम पहले हम सबने वो देखा होगा, न्यूज काफी ज्यादा फेमस हुई थी कि बच्चों को नमक और रोटी मिड डे मील फूड के नाम पर दिया जा रहा था। तो दिस शोज लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सेकेंड वे फॉरवर्ड है एंगेजिंग कंटेंट। अलग अलग नए और कम्युनिकेबल पेडागोगिकल मेथड्स बच्चों के लिए लाए जाएं, रिसोर्सेज लाएं, असेसमेंट्स के जो मेथड हो उनको डेवलप किया जाए ताकि लर्नर्स जो हों उनको मीनिंगफुल रीडिंग और राइटिंग मिल सके बाय द एंड ऑफ ग्रेड 2। एग्जाम्पल पर यहाँ ने ELPS अप्रोच की बात की है। तो E स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, L stands for language, P stands for pictures, and S stands for symbols that generalize the experience. So these are the two main way forwards in this topic. Any more additions to this topic are welcomed. आई थिंक एक मॉडर्न हिस्ट्री में इसी लाइंस पे हमें एक इनिशिएटिव मिलता है कॉल्ड नई तालीम बाय महात्मा गांधी। तो उनका भी यही फोकस था कि बच्चों को रादर देन रोट लर्निंग हम उनमें बेसिक स्किल डेवलपमेंट करें, हैंडीक्राफ्ट और उन सब पे जोर दें। शुरू में हम लोग कोशिश करें कि इनको कैरेक्टर बिल्डिंग पे जोर दिया जाए। ठीक है, अभी जो नॉर्डिक कंट्रीज में शायद एजुकेशन का यही मॉडल चल रहा है कि अब टिल 5th क्लास उनको कोई बुक्स वगैरह नहीं दिया जाता, कोई होमवर्क नहीं दिया जाता। तो वहां से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। जो ये ELS अप्रोच है ये प्रॉब्ली वहीं से ही मिलती है हमें। तो आई थिंक ये कुछ ऐड कर सकते हैं। और कुछ है किसी के पास ऐड करने को? कूल है, फिर आगे चलते हैं। थैंक यू। आगे चलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। तो अभी ये यूनेस्को ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है विद नेम स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। ठीक है, तो इसके टाइटल में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल की बात की गई है कि एजुकेशन में कैसे अपना जो एक रोल है उसको कार्व आउट कर रहा है। ठीक है, तो यूनेस्को आप जैसे कि जानते हो एक स्पेशलाइज एजेंसी है UN की, और इसको इंटरेस्ट किया गया है टू कोऑर्डिनेट द एजुकेशन 2030 एजेंडा। ठीक है, जो कि पार्ट है 17 SDGs जो हमें अचीव करने हैं बाय द ईयर 2030। सो अभी ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर बात की गई है कि कैसे जो स्टेक होल्डर्स हैं विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन वो AI का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इम्प्रूव कर सके लर्निंग आउटकम। साथ ही साथ इसमें अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस की भी बात की गई है। ये 4th एडिशन था इस एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का। तो आपको याद रखना चाहिए कि एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है ये यूनेस्को निकालता है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये क्या हाईलाइट्स है इसमें? तो पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बोला गया कि इंडिया हैज द हाईएस्ट रिलेटिव AI स्किल पेनिट्रेशन। ठीक है, कि बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें विद द पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ AI यूजर्स, तो हम लोग देख रहे हैं इंडिया में ज्यादा है। ठीक है, रिलेटिव नंबर इसका ग्लोबल एवरेज से। फिर AI लिटरेसी जो है बहुत ही रेलेवेंट बन गया है इंडिया के अंदर, बिकॉज AI एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया अपने आप में, और ये पूरी की पूरी IT इंडस्ट्री को अब रन कर रहा है। ठीक है, IT इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इसके बैकड्रॉप पर रन कर रही है कि अब डिफरेंट कंपनीज जो है सब अपने अपने AI बेस्ड चैटबॉट्स बनाने में लगे हैं। एजुकेशन टेक कंपनीज की बात करूं तो आजकल वो
कस्टमाइज एआई बेस्ड टेस्ट बना लगे हैं कि जो बच्चे की लर्निंग है उसके हिसाब से उसे पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये इस टाइप की चीजें अब होने लगी हैं बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एआई। फर्दर, एआई इन एजुकेशन सिस्टम कैन हेल्प इन अचीविंग एसडीजी 4। एसडीजी 4 क्या है? क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है। साथ ही साथ इंक्लूसिव, मतलब इसमें एक पिलर है, तो वो इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। सो इंडिया में अगर सिर्फ सिंपली एआई के बारे में कभी आंसर है तो ये पोटेंशियल लिख देना कि एआई का माना जा रहा है कि बाय द ईयर 2025 इसका जो मार्केट साइज है दिस विल बिकम अप टू 7.8 बिलियन US डॉलर, ठीक है। एक बहुत बड़ा नंबर है और 20% से ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब एआई और वुमेन की बात करें तो इंडिया लीड करता है इन टर्म्स ऑफ वुमेन विद एआई स्किल, मतलब ऐसे औरतें जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्किल रखते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर है वुमेन का नंबर, ठीक है। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट पूल है ओवरऑल, ठीक है, अगर उसमें मेल भी इंक्लूड कर लो। और अगर उसमें फीमेल से फीमेल देखो तो 22% हमारी जो वर्कफोर्स है वो एआई के अंदर वर्क कर रही है, ठीक है। अभी जो रिपोर्ट है उसने ये भी बोला है कि कॉम्प्रिहेंसिव और पर्सनलाइज्ड इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, ठीक है। अभी जो चीज की हम बात कर रहे थे कि आजकल टेलर मेड टेस्ट आने लगे हैं या टेलर मेड कोर्सेज आने लगे हैं, ठीक है। तो सिस्टम एनालाइज कर लेता है एआई का इस्तेमाल करके कि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, और उसी के हिसाब से उसे कंटेंट और जो क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं, ठीक है। सो ये आईटीएस जो है, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, इससे हम ट्रैक कर सकते हैं लर्निंग आउटकम, असेस कर सकते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टूडेंट्स इन द रियल टाइम, ठीक है। तो बहुत सारे आउटकम्स या जो डेटा है एक स्टूडेंट का या एक बच्चे का, तो हम इस पूरे डेटा से उसके जो लर्निंग है उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी करंटली हमारा जो रोट लर्निंग का सिस्टम है उसमें बस स्टूडेंट के मार्क्स जो है उसी से पता लगता है कि उसकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, लेकिन ये कोई एक अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। वी शुड लुक एट अदर पैरामीटर्स ऑल्सो, और ये प्रॉब्ली एआई हमें उन सभी पैरामीटर्स को एक बैलेंस पे रखकर एक प्रॉपर असेसमेंट या एक होलिस्टिक असेसमेंट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहले तो एआई की बेसिक से डेफिनेशन लिखी हुई है, ये वाली डेफिनेशन पता होनी चाहिए जब भी एआई के ऊपर आंसर है, तो इस डेफिनेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो एआई लेवरेज करता है कंप्यूटर और मशीन को टू मिमिक द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है। तो जो जैसे इंसान का दिमाग सोचता है वैसे हम लोग कंप्यूटर को या एक किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को उसी तरह बना सकते हैं और उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज है वो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं एजुकेशन सेक्टर में? तो पहला, इंक्लूसिव एंड यूबिक्विटस एक्सेस, ठीक है, कि कहीं से भी और कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पर्सनलाइज और बेटर लर्निंग आउटकम्स मिलेंगे, वही इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम वाला हो गया। ब्रिज करने में हेल्प करेगा रीजनल डिवाइड, ठीक है। तो ये खान एकेडमी करके एक कंपनी है, आई डोंट नो इफ इट्स एग्जैक्टली कंपनी या एक एनजीओ है, बट श्योरली नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। तो ये खान एकेडमी बहुत सारे कोर्सेज रन करती है, ठीक है। यूएस का है ये खान एकेडमी, ये अपने इंडिया वाला खान एकेडमी नहीं है, ठीक है, तो वो डिफरेंस देख लेना। अब ये इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया लर्निंग इन इक्वालिटी करके, ठीक है। तो इसके अंदर ये कंटेंट प्रोवाइड करा है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ठीक है। और वहाँ उसके थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में बच्चे हैं जिनके पास प्रॉपर टीचर नहीं है या फिर और कुछ टीचिंग फैसिलिटीज नहीं है, तो उस गैप को भरने की कोशिश करें इसके थ्रू। नेक्स्ट, फिर एक और चीज है बेटर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट फॉर टीचर्स। तो टीचर का जो काम है उसको कई कई हद तक रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब टीचर्स को रेगुलरली मार्क्स जो है वो एंटर करने की जरूरत नहीं है, या मार्क्स के अकॉर्डिंग कुछ एक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली ले सकता है, ठीक है। लास्टली, इन्फॉर्म्ड एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग। तो एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये सारा डेटा कलेक्ट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और डिसमिनेट कर सकता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ताकि हमारी एजुकेशन प्लानिंग और मैनेजमेंट बेहतर हो सके। अब एआई इन एजुकेशन, ये इंफोग्राफिक में देख लो, इसमें काफी और पॉइंटर्स दिए गए। तो पहला है मॉनिटर
एसिंक्रोनस डिस्कशन ग्रुप, ठीक है। कभी ऐसा हो रहा हो कि कोई डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे लोग सेम टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं करे, तो उसको मॉनिटर कर सकता है और कोशिश कर सकता है कि उसके सारे पार्टिसिपेंट एक साथ पार्टिसिपेट करें, ठीक है। डाटाबेस इन्फॉर्म एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल दूं तो हम देख सकते हैं, अगर हम सारा पॉपुलेशन का डेटा डालें और उसके करस्पॉन्डिंग स्कूल्स का अगर डेटा एक एआई बेस्ड सिस्टम में डालें, तो ये हमें एआई के प्रोग्राम के थ्रू या एनालिसिस करके ये हमें ये बता सकता है कि कौन से स्कूल के अंदर या कौन से एक एरिया के अंदर एजुकेशन किसी इंस्टीट्यूशन की लाइक कॉलेज या स्कूल की कमी है, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक इंफॉर्मेशन दे सकता है कि इस एरिया के अंदर अगर हम कोई भी एजुकेशनल सेंटर खोलते हैं तो उससे बहुत सारे लोगों का एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट हो सकता है। तो इस टाइप के डेटा हमें दे सकता है एआई के थ्रू। नेक्स्ट एआई ड्रिवन फंक्शनैलिटी है, इसके थ्रू हम फीडबैक स्टूडेंट से ले सकते हैं, टीचर का ले सकते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंगली कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हेल्प करेगा टीचर को टू बिकम लर्निंग मोटिवेटर्स। एआई कैन एनहांस स्टूडेंट हेल्थ, तो अगेन स्टूडेंट के ऊपर जो लोड है या जो प्रेशर है पढ़ाई को लेकर, उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट एआई कैन असिस्ट स्टूडेंट्स। और लास्टली टाइम सेविंग फॉर टीचर्स एंड प्रोफेसर। तो आई थिंक एक एग्जाम्पल भी था शायद ऐसा ही, कि किसी ने अमेजोन का एक जो डिवाइस आता है, अमेजोन डिवाइस, ठीक है, तो उसको एलेक्सा को अब स्कूल के अंदर इंस्टॉल किया। अब बच्चे जो हैं कभी भी उनको कोई डाउट होता है तो डायरेक्टली वो एलेक्सा से वो डाउट पूछ सकते हैं, एंड काफी हद तक जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उस पर एलेक्सा उनको एआई की मदद से काफी अच्छा जवाब देती है, ठीक है। तो इस टाइप के हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के कैसे कुछ स्कूलों में ये एलेक्सा को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट चैलेंजेस की बात करें तो पहला, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है अभी तक हमारे पास एआई को लेके, ठीक है। ऑल्दो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था उसमें आईटी को लेके जरूर वो बात किया गया था, लेकिन स्पेसिफिकली एआई को कैसे हम इंटीग्रेट करें हमारे एजुकेशन सिस्टम में या एजुकेशनल आउटकम इम्प्रूव करने में, इसके ऊपर हमारे पास कोई रिलेवेंट पॉलिसी या कोई फ्रेमवर्क नहीं है। नेक्स्ट इनएडिक्वेट है स्टेट की कैपेसिटी। तो अभी करंटली हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर इतनी मतलब कैपेबिलिटी ही नहीं है, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म में हो या फिर नॉलेज टर्म में हो, ताकि वो एआई को इंटीग्रेट कर सके। नेक्स्ट शॉर्टेज चल रहा है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज का, जो एआई के अंदर टीचिंग कर सके या किसी को मतलब पढ़ा सके, उसकी भी कमी है। नेक्स्ट डिक्लाइनिंग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो करंटली इंडिया में अगर हम बात करें एजुकेशन पे स्पेंडिंग कितना हो रहा है, तो 3.5% है जीडीपी का। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अपना जो भी GS3 के अंदर आप लिख रहे हो या GS1 के अंदर लिख रहे हो, तो वहां पे आप ये ऐड कर लेना फिगर, ठीक है, 3.5% ऑफ जीडीपी। तो GS2 में भी काम ही आएगा ये, ठीक है। और ग्लोबली अगर हम बात करें तो ग्लोबली जो एवरेज है वो 4.2 है, यानी ग्लोबल एवरेज से हम लोग नीचे हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, जो कि एक चिंताजनक विषय है। नेक्स्ट लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके थ्रू हम देखते हैं कि जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो फिर इंटरनेट हो या मोबाइल डिवाइसेस हो, इसकी कमी देखने को मिलती है। करंटली बात करें तो 54% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डज नॉट यूज इंटरनेट, ठीक है। तो ये डेटा भी आप लिख सकते हो। और रूरल के अंदर इंटरनेट की पेनिट्रेशन बात करें तो 33% है। और इस यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इंटरनेट का जो एक्सेस है वो थोड़ा स्क्यूड है। स्क्यूड इन द सेंस कि ज़्यादातर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है आपको अर्बन एरियाज में मिलती है, रूरल एरियाज में उसके मुकाबले काफ़ी कम इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ठीक है। फिर एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी के इश्यू हो जाते हैं कि यहाँ पे जो डेटा है, क्योंकि एआई जो है पूरा का पूरा डाटा के ऊपर वर्क करता है, और ये ज़्यादातर डेटा जो है प्राइवेट कंपनीज यूज़ करती हैं, तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से इस डेटा को आगे बेच भी देती है, ठीक है। तो प्राइवेसी का इशू बन जाता है। एल्गोरिदमिक बायस बन सकते हैं। तो कई बार क्या हो सकता है कि एआई के अंदर आपने डेटा फीड किया, ठीक है, और उस डेटा से उसने खुद ने ही कुछ स्टीरियोटाइप्स बना लिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कलर, सेक्स एक्सेट्रा। तो दिस कैन एम्पलीफाई द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायस। पहले लोग तो बायस कर ही रहे थे, लेकिन अब सिस्टम बायस करने लग गया, ठीक है। लास्टली डिजिटल और डेटा कॉलोनियलिज्म।
तो जैसा कि आप जानते हो, कई जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं वो बहुत लार्ज स्केल में डेटा प्रोड्यूस करती हैं, तो वो हो सकता है कि ये जो डिजिटल इनिशिएटिव है एआई बेस्ड, इनको अपने अंडर कर ले, ठीक है, उस पर कब्जा कर ले। तो वो एक चिंता का विषय है जिसको एड्रेस करना जरूरी है। अब आते हैं वे अहेड पे। तो पहला एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए कि कैसे हम एआई को यूज करेंगे इन एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, हार्नेस करने की जरूरत है बेसिक टेक्नोलॉजीज इन अ स्मार्ट वे। तो जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया कि एलेक्सा को वो स्कूल के अंदर यूजर करें, तो ऐसे ही बहुत बेसिक बेसिक टेक्नोलॉजी को हम इनोवेटिव तरीके से इस्तेमाल करके बेटर सोल्यूशन ला सकते हैं। फिर प्रमोट करो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम कर सकते हैं, जैसे अमेजोन या गूगल, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट का अपना भी एक एआई बॉट है। तो इन सब को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बाय पार्टनरिंग विद दीज कंपनीज या दीज प्राइवेट एंटिटीज। वो काफ़ी हेल्प करेगा। एड्रेस करो एथिकल इश्यूज। तो डाटा एनोनिमस बनाया जाए, मतलब अगर डेटा कभी भी बेच रहे हो आप आगे, तो पहले उस डेटा को एनोनिमस बनाया जाए, यानी उसमें से जो भी पर्सनल एट्रीब्यूट हैं जिसके थ्रू मेरे को ट्रैक किया जा सकता है, उन सबको हम हटा दें और फिर उस डेटा को रिलीज करें। तो कंक्लूजन इसका ये है कि एआई जो है एक ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है, मतलब गुड भी है बैड भी है एट द सेम टाइम। तो इट इज अप टू अस कि हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो ये चैलेंजेस जो है इसको मिनिमाइज करना है और इसका जो फेयर यूज है उसको प्रमोट करना है। इनफैक्ट एआई से रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव है, जैसे आपको एक रेज के बारे में बताना चाहिए। रेज एक इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। रेज क्या था? रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। सो ये रेस के रिगार्डिंग था। अगेन रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ है, हैशटैग एआई है, इस टाइप के बहुत सारे इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एआई को हम एक रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करें, जहाँ पे ये सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करे हमारी, ठीक है। सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू एआई इन एजुकेशन। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, तो आई गेस फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक विक्टर आप कर दीजिए। आई गेस डी नोटिफाइड ट्राइब्स था, राइट? हाँ सर। ठीक है, ये आप कर दीजिए। ओके। डिनोटिफाइड ट्राइब्स, ये न्यूज़ में इसलिए था कि दिस मतलब 31st August has marked the 70th year of the repeal of the Criminal Tribes Act 1871, जो ब्रिटिशर्स ने लाए थे because they wanted to control the forest resources. तो पहले हम जान लेते हैं कि what exactly are these, मतलब who are these denotified tribes. तो इनका शॉर्ट फॉर्म है DNT। तो दे आर द मोस्ट वल्नरेबल एंड डिप्राइव्ड। दे वर नोटिफाइड, मतलब एक लेजिस्लेशन या एक्ट के द्वारा उनको नोटिफाई किया गया है, एंड दे वर बीइंग नेम्ड एज criminals by the British in this particular Criminal Tribes Act 1871. ये जो DNTs हैं, दे आर अ हेटेरोजेनस ग्रुप एंगेज इन वेरियस ऑक्यूपेशंस। मतलब ट्राइब्स हैं तो दे मतलब they do all the activities like tribes, but they're also working in some other occupations like transport हो, agricultural industry हो, ऐसे वाले snake charmers, jugglers, entertaining circus, उसमें they all work in those areas also. तो 1871 का जो एक्ट है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, उसको रिपील किया गया और उसके जगह पर वी हैव दिस हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट। तो उसके बाद ये जो DNTs हैं, मतलब दे आर नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर ट्राइब, तो उनमें बहुत सारे सब ट्राइब्स या बहुत सारे ट्राइब्स को मिला के वी कॉल देम डीनोटिफाइड ट्राइब्स। तो इनमें से कुछ मतलब बहुत सारे डीनोटिफाइड ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट, OBC, उन मतलब उनको इंक्लूड किए गए हैं बिकॉज दे बिलोंग टू बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड रीजन्स। तो 2008 में एक कमीशन आया था, रेनके कमीशन, and this commission says that there are nearly 1500 nomadic and semi-nomadic tribes and 198 denotified tribes हमारे पूरे इंडिया में। तो ये जो 31st अगस्त का जो दिन है, द डे विच दिस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वाज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट,
उस दिन को हम बुलाते हैं, इट इज सेलिब्रेटेड एज विमुक्त जाति डे. ओके. अपार्ट फ्रॉम द टर्म डी नोटिफाइड ट्राइब्स, हम दो और टर्म भी देख लेते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स. नोमैडिक वर्ड से हमें पता चलता है कि दे डू नॉट स्टे एट वन प्लेस, दे कीप शिफ्टिंग देयर शेल्टर्स और देयर ग्रुप्स ऑल्सो. तो जो पहला स्टेटमेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. ऑल नोमैडिक ट्राइब्स आर नॉट डीएनटीज बट ऑल डीएनटीज आर नोमैडिक ट्राइब्स. मतलब जितने सारे डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, they do not stay at one place, they keep shifting their home and shelters. And हाँ, यहाँ पर है nomads and semi nomads, they usually they change their shelters based on seasons. That is their livelihood strategy and they move from one place to another place. इसमें 3 टाइप के nomadic communities हैं. एक है hunter और trappers. They are called hunters or trappers because of the way they collect their food. या तो दे हंट एनिमल्स एंड बर्ड्स या फिर दे ट्रैप द एनिमल्स एंड बर्ड्स. जैसे एग्जांपल्स हैं कोंडा रेड्डीज एंड चेंचूस, दीज आर फ्रॉम एपी एंड तेलंगाना. तो नेक्स्ट कम्युनिटीज हैं पास्टोरल कम्युनिटीज. दे आर लाइक परदीस, गुज्जर्स, बंजारास, भील्स, कुराबास, मधुरास. पास्टोरल मतलब दे हैव दिस लाइव स्टॉक विद देम, गोट, शीप या कुछ. So that is why they're called pastoral. And Gujjars हमें पता है they are from Himalayan tribes. और next है parapathetic groups of peddlers. ये ऐसे लोग हैं, they do not follow either this shifting cultivation या hunting gathering वाला या pastoral communities. They are people who do a slightly different kind of job, जैसे fortune tellers हो, story tellers हो, acrobats, dancers, जो हम देखते हैं generally TVs या movies में. So these are the 3 different types of nomadic communities. So let us see what exactly are the issues the DNTs are facing. एक तो before going actually into the issues, I would also like to add something. ये जो denotified tribes हैं, they are named criminals by the Britishers. Actually they are not criminals. Just because British wanted to control the forest areas, or these particular tribes were actually fighting the British because they didn't have any kind of armed weapons जैसे ब्रिटिश के पास हैं, तो they were using their own weapons, कुछ भी हो, their own crude weapons ऐसे. So because of that, just to stop them and just to separate them, ostracize them from the tribal community, what Britishers did was they named them as criminals. तो इसके वजह से they have lost their identity, they have lost their जो भी उनका livelihood strategy है, वो they have lost it. And also they are being isolated from the tribal groups या mainstream society. तो आइडेंटिटी की वजह से एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस आएगा, बिकॉज दे विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इन द ट्राइबल कम्युनिटी और इवन मेन स्ट्रीम सोसाइटी. पीपल विल कीप देम अवे फ्रॉम मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी, एंड दे विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. एंड आइसोलेशन के वजह से मतलब पीपल विल नॉट अलाउ देम इनटू देयर हाउसेस, या उनके नेबरहुड में घर बनाने नहीं देंगे, काम करने नहीं देंगे. तो दिस इज बेसिकली वायलेटिंग देयर ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू लाइवलीहुड. और सिंस दे विल नॉट बी एम्प्लॉयड और गिवन एनी काइंड ऑफ शेल्टर टू लिव, दिस विल लीव देम इकोनॉमिकली वल्नरेबल. तो इकोनॉमिकली वल्नरेबल है, इसके लिए रेनकी कमिटी ने ये कहा कि दे आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल, बोथ नोमैडिक ट्राइब्स एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स. विथ 89% ऑफ द मतलब DNTs जो हैं वो 89% जितने भी ट्राइब्स हैं, they don't have any kind of land. And nomadic tribes, 98% of them they do not own any kind of land, agricultural land. And ये जो denotified tribes हैं, particularly we do not have any kind of data regarding them. मतलब कितने tribes हैं उनमें, how many of them are employed, how many of them are living a good life या ऐसे कुछ. तो इसके लिए ना ही कुछ पॉलिसी बनाई है. they do not have any kind of government support या intervention. और उनके लिए जैसे SC, ST, OBC के लिए political representation दिया गया है, DNTs also do not have that political representation. They lack leadership and they do not have any kind of patronage by a national leader. This is also mentioned in Reinke Commission. और कुछ और social issues भी हैं जो these DNTs face, like poor access to education and health institutes. एक तो since they are nomadic tribes,
they don't stay at one place, तो education facility के लिए ये होगा, they'll not have that. Apart from that, since they are named as criminals, मतलब उनके बच्चों को giving access to education या health institutions, people would be scared to, we never know वो क्या करें. So that is one thing. And even if there are any slight government initiatives for these DNTs, they do not personally have any kind of advantage because they are not aware and they are ignorant and illiterate. तो मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए. एक तो वी हैव अ कमीशन फॉर दीज डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एंड दे वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ स्टेट वाइज लिस्ट बिकॉज हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है इनके लिए. तो दिस कमीशन वाज हेडेड बाय रेंके, बालकृष्ण सिद्धराम रेंके. और बाकी वी हैव डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ DNTs. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. दिस इज ओनली फॉर DNTs एंड नॉट फॉर मतलब वो DNTs who are not covered under SC, ST and OBC category. This is basically because they do not have any kind of educational empowerment. तो उनके लिए educationally and socially empower करने के लिए. तो next we have नानाजी देशमुख scheme for construction of hostels for DNT boys and girls. हमारे पास मतलब we also give hostel facilities for OBC, SC and ST. In the same way DNTs के लिए ये भी है hostel facilities. नेक्स्ट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में ये फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग के लिए दे विल बी प्रोवाइडेड फ्री कोचिंग एंड ऑल्सो हेल्थ इंश्योरेंसेस टू फैमिलीज ताकि वो भी थोड़ा मेन स्ट्रीम में आ जाए एंड दे ऑल्सो गेट द बेनिफिट्स विच अदर कैटेगरीज आर गेटिंग. Then we also have a development and welfare board for this DNTs, nomadic and semi-nomadic communities, which has been constituted in 2019. तो ऊपर एक infographic है to actually let us know what is the criteria of the SC, ST and OBCs. Scheduled castes हमें पता है they are extremely economically backward in social and educational and economic aspects. तो this is basically जो हमारा caste hierarchy है उसके वजह से they have these backwardness. Next we have scheduled tribes. मतलब इनका जो define generally हम करते हैं that is basically they because of their livelihood or subsistence method which is basically very primitive. उनका जो agricultural technology है that is very primitive in nature and they are also not in any way jumbling or mingling with the mainstream societies. They are very shy and they are also backward. OBCs जो हैं they are also backward in economic, social and educational status and उनके लिए adequate representations जितने भी services हैं government में उनमें कम है. तो none of these criterias are mentioned in the constitution. So let us see the way forward. तो एक तो ये जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनके लिए भी अलग सा एक रिजर्वेशन देना चाहिए मतलब अंडर द SC शेड्यूल्ड कम्युनिटीज अंडर आर्टिकल 330 and 332 so that they also get representation like political representation in both parliament and state legislatives. और लीगल मेजर्स भी लेने चाहिए जैसे ये जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट अगेंस्ट SC and STs है वो उस एक्ट में DNTs को भी इंक्लूड करना चाहिए so that they don't face any kind of discrimination from the public. and also जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पीपल हो, उनको भी एंगेज करके like we have to find out ways how we can include them in the mainstream society. तो उसके लिए you need to have data कि how many people are actually in a bad position to know how to promote them. Next है identification. So when you're collecting data it is also important that you identify कि किसको you can actually name as DNT because आजकल people are using all the wrong information, giving all the wrong information and misusing the government initiatives. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNTs इज नेसेसरी सो दैट उनके लिए आप अलग सा एक कास्ट सर्टिफिकेट दे दो बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. एंड ऑल्सो सिंस दे आर एजुकेशनली बैकवर्ड उनके लिए जहाँ भी वो लोग रह रहे हैं तो
So you attract those children into primary schools by opening schools nearby the areas where they live. So this is about denotified tribes. Anything else to be added? Okay, so abortion law in India. It's a very important topic. Why? Because ये हर मंथ आ ही जाता है न्यूज में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्री और मेन स्पेसिफिक दोनों ही स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस ये होल्ड करता है. तो वी नीड टू बी थरो विद दिस टॉपिक. नाउ लेट मी प्रोसीड. तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने right to safe and legal abortion up to 24 weeks of pregnancy to all women in the country regardless of their marital status extend किया है. It doesn't matter if the woman is married or not. पहले था 20 weeks तक का, अब उसको एक्सटेंड कर दिया 24 weeks तक का gestation period increase कर दिया. So this is very recent ruling of Supreme Court. That is why it has become very important. Now, before moving on, I need to discuss about abortion, what exactly it is. तो abortion deliberate termination होता है प्रेगनेंसी का, चाहे आप सर्जिकल मेथड अपनाओ या फिर अदर मेडिकल मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर अलग होती हैं, लेकिन जो अबॉर्शन की पिल्स होती हैं वो अलग होती हैं. तो दो तरीके होते हैं, सर्जिकल और मेडिकल मीन्स. इसमें देर आर सम इंस्टेंसेस वेयर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज डीम्ड नेसेसरी. अब कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि अबॉर्शन करना ही करना है, इट बिकम्स रियली नेसेसरी. देर आर 2 स्पेसिफिक केसेस मेंशन्ड हियर इन दिस बॉक्स. पहला है अनडिजायर्ड प्रेगनेंसी, स्पेशली जब अनसेफ सेक्स होता है या रेप विक्टिम्स जो हैं, और इनिशियल विलिंगनेस जो होती है वुमेन की दैट दे डू नॉट वांट टू बेयर द चाइल्ड. तो ऐसे केसेस में हमें अबॉर्शन करना पड़ता है. दूसरा केस है प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द मदर. जब माँ और बच्चे दोनों में से किसी एक को बचाना होता है तो बट ऑब्वियस मदर की लाइफ को प्रोटेक्ट करना सोल इम्पोर्टेंस बन जाता है. उस केस में भी हम अबॉर्शन को प्रेफर करते हैं. ये डिस्कस किया हुआ है इस बॉक्स में एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू. अब इंडिया में क्या है अबॉर्शन लॉज, इसको हम फ्रॉम द स्क्रैच देखते हैं. इंडिया में अनकंडीशनल अबॉर्शन नहीं परमिटेड है. देयर आर स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशंस विद विच यू कैन गो अहेड विद अबॉर्शन प्रोसीजर. वैसे देखा जाए तो अबॉर्शन कंट्री में इलीगल है अंडर सेक्शन 312 एंड 313 ऑफ आईपीसी. लेकिन अगर इस अबॉर्शन को एक परफॉर्म ऐसे प्रिस्क्राइब्ड मैनर में परफॉर्म किया गया है तो वो लीगल माना जाएगा अंडर MTP एक्ट ऑफ 1971. ये 1971 का एक्ट कहता है. इसके बाद अभी हमने रिसेंटली लास्ट ईयर देखा था कि अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1971 का. बट बिफोर मूविंग ऑन, लेट्स स्टिक टू MTP एक्ट 1971. इसको एनेक्ट किया गया था फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस. कुछ कंडीशंस दे दी थी और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो थे वही जो है आपको एडवाइस करते थे कि आपको अबॉर्शन के लिए जाना चाहिए या नहीं. उसके बाद 2021 में इस एक्ट को अमेंड किया गया इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि 50 साल बीत गए हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, सोसाइटल चेंजेस आए हैं, तो इस एक्ट को भी अमेंड करने की जरूरत. 2021 एक्ट में जो सबसे बड़ा चेंज था वो ये था कि जेस्टेशन पीरियड को बढ़ा दिया, 20 वीक्स तक कर दिया उसको, अपर जेस्टेशन लिमिट को. और इसमें बोला है कि एक्सेस ऑफ वुमेन टू लीगल एंड सेफ अबॉर्शन, जो अबॉर्शन सर्विसेज थी उनको इंक्रीज किया 2021 एक्ट के थ्रू. अनमैरिड वुमेन का जो अबॉर्शन था उसको भी कंसिडर किया गया. So they extended MTP services under the failure of contraceptive clause to any women for safe abortion based on women's choice, irrespective of marital status. Again and again it is mentioning the marital status thing and that how it has extended the gestation period. So these are the two important points. Next, again, increasing the upper gestation limit from 20 to 24 weeks for special categories of women. Why special? सारी ही women's क्यों नहीं? क्योंकि
अबॉर्शन इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन, इसलिए स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन। उसमें कौन कौन आते हैं? सर्वाइवर्स ऑफ रेप विक्टिम्स, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट एंड अदर वेलनरेबल वुमेन जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या मेंटली इल हैं, माइनर हैं, तो ऐसे केसेस में अबॉर्शन प्रेफर किया जाता है। डॉक्टर की एडवाइस कब नीडेड होती है? एक डॉक्टर की एडवाइस आपको चाहिए होगी अगर आपका जेस्टेशन पीरियड 20 वीक्स का है, ऑफ अबाउट 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं अगर आप, तो 1 डॉक्टर एडवाइस इज इनफ टू टर्मिनेट योर प्रेगनेंसी। 2 डॉक्टर्स की एडवाइस जरूरी हो जाती है अगर आपका जेस्टेशन पीरियड 20 वीक्स से 24 वीक्स तक का है। सो दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि एक डॉक्टर की एडवाइस जब आप 20 वीक्स तक का प्रेग्नेंट हैं, और अगर आपका जेस्टेशन पीरियड 20 वीक से 24 तक आ जाता है तो 2 डॉक्टर्स की एडवाइस हमें चाहिए होती है। तीसरा भी एक क्लॉज है कि 24 वीक्स के प्रेगनेंसी के बाद क्या, व्हाट आफ्टर 24 वीक्स आई वांट टू अबॉर्ट द चाइल्ड, देन एक मेडिकल बोर्ड स्टैब्लिश होगा और वो डिसाइड करेगा कि आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए आफ्टर 24 वीक्स या नहीं, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड स्टेज हो जाती है उस टाइम तक। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को मेंटेन किया गया है 2021 में कि जो प्रेग्नेंट मदर होंगी उनका नाम और उनके बाकी सारे जो पर्टिकुलर्स होंगे अबाउट द प्रेगनेंसी, अबाउट एनी अदर थिंग, वो रिवील ना किया जाए एक्सेप्ट टू द पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ। मेडिकल टर्म, और ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मास। Medical termination of pregnancy amendment rules 2021 under MTP Act 2021 says, like I was saying, so I got confused. ये तो नया वाला है जो अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, और 2021 के जो रूल्स थे उसमें अनमैरिड वुमेन को इंक्लूड नहीं किया गया था। इट इंक्लूडेड मैरिड वुमेन जिनका मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ हो ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, रेप सर्वाइवर्स, माइनर्स, women with mental disabilities, women pregnant with fetuses that had severe abnormalities, अगर fetus में ही कुछ abnormality है, like what after the birth child dies, or for that matter बच्चे का कोई एक अंग ही नहीं डेवलप हो पा रहा है या कुछ जुड़ा, मतलब any kind of abnormality, then you can go for abortion. However, it was very much silent on single women in consensual relationships, which now has been changed. अब सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है वो अनमैरिड वुमेन को भी एंटाइटल करता है टर्मिनेशन ऑफ 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अराइजिंग आउट ऑफ अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप। फर्दर स्टेट करता है कि एमटीपी रूल्स क्रिएट करे एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन मैरिड और सिंगल वुमेन के बीच, और वो कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल नहीं था, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है। इसमें एक बॉक्स है डिड यू नो, काफी इंपॉर्टेंट है डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको प्लीज पढ़ें। तो क्लोज टू 8 women die every day in India due to unsafe abortions. हमारे पास स्किल्ड डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर्स नहीं है, मेडिकल टीम नहीं है, बिकॉज ऑफ विच every day 8 women are dying. About 67% of abortions between 2007 to 2011 in India were unsafe. Women की जो एज है 15 से 19 वाली, वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट रिस्क पर होते हैं डाइंग के अबॉर्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। अबॉर्शन लॉ अराउंड द वर्ल्ड देखते हैं तो 2019 में नदर्न आइलैंड लास्ट रिमेनिंग यूके नेशन था जिसने अबॉर्शन पर से बैन उठाया। इसके पीछे एक स्टोरी है कि क्रिश्चियन फैमिली थी और the mother was pregnant and due to some abnormalities or something, there arise the condition where it was like to save the mother or the baby, so but with the husband choose the wife over the child, to which the doctor said that we cannot save the mother because abortion is a sin in Christianity and we cannot perform the abortion, and as a result the women died. And we had a lot of hue and cry over this abortion rule कि such developed nation around the world is still stigmatized about abortion. तो इसकी वजह से 2019 में नदर आइलैंड ने भी बैन हटा दिया। न्यूजीलैंड ने डीक्रिमिनलाइज किया अबॉर्शन को 2020 में, और जो
पीरियड है प्रेगनेंसी का, वो 20 वीक्स तक एक्सटेंड कर दिया कि आप अबॉर्शन कर सकते हो। रिसेंटली यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया है लैंडमार्क रो वर्सेस वेड 1973 रूलिंग ऑन अबॉर्शन राइट्स। आई थिंक वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 1973 का रो वर्सेस वेड केस था जिसको कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया है। तो उसमें बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन वुमेन को दिया गया था, उनकी राइट थी कि वो प्रेगनेंसी अपनी टर्मिनेट करना चाहते हैं या नहीं, which now has been overturned. फ्रेंच ऑथर एनी एर्नॉक्स, जिनको कि 2022 में नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में, उन्होंने डिफेंड किया था विमेन्स की राइट को अबॉर्शन को लेकर। फ्रांस हैज आल्सो डिक्रिमिनलाइज्ड अबॉर्शन वे बैक इन 1975. नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट यस, क्योंकि हम अराउंड द वर्ल्ड देख रहे थे इसलिए फ्रेंच वाला टॉप पॉइंट पढ़ ले। नाउ फर्दर हमने पढ़ लिया सिंगल वुमेन वाला, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। क्या सिग्निफिकेंस है सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट की? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ऐसा करने से हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं कि just because it is women and on grounds of marital status वो violate हो रहा है या नहीं, the person should be allowed for termination of pregnancy or not, it was very much violated, because of which Supreme Court has taken this ruling. The right to equality under Article 14 को ensure करता है ये judgment. Also rights of reproductive autonomy, dignity, privacy, जो कि Article 21 के अंदर आता है, इसको भी इंश्योर करता है ऑफ अनमैरिड वुमेन टू द राइट ऑफ चॉइस ऑन वेदर टू बेयर अ चाइल्ड और नॉट। एक्नॉलेजेस मैरिटल रेप, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही कि मैरिटल रेप को हम क्रिमिनलाइज करें या ना करें। फर्स्ट इंस्टेंस तो ये कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करें कि मैरिटल रेप है भी या नहीं, तो इस पर भी एक्नॉलेज कर रहा है इस जजमेंट के थ्रू कि अगर हस्बैंड फोर्सफुल सेक्स करता है तो वो रेप के अंडर आ जाएगा अंडर दिस एमटीपी एक्ट। एक्सपैंड्स द डेफिनेशन ऑफ वुमेन, तो इस जजमेंट में क्लियरली बोला गया है कि जो टर्म वुमेन है इट नॉट ओनली इंक्लूड द सिस जेंडर but also people of other gender identities who may require access to safe abortion. प्राइवेसी ऑफ माइनर्स को प्रोटेक्ट करता है। पहले क्या होता था कि अगर कोई माइनर है बिकॉज ऑफ रेप दे हैव गॉट प्रेग्नेंट, तो उनको अपनी सारी डिटेल्स बतानी होती थी पुलिस को और काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाता था बिफोर गोइंग फॉर द अबॉर्शन। नाउ इट हैज बीन चेंज्ड, यू डू नॉट नीड टू डिस्क्लोज एनी ऑफ योर इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। Expands the idea of reproductive rights. Judgment has a positive obligation to protect the health, including reproductive health of citizens. तो ये कुछ significance. Challenges क्या हैं abortion के इंडिया में? As I have said, shortage of qualified doctors, हमारे पास qualified doctors की कमी है। NFHS NHFS National Health Family Survey 2015-16 की रिपोर्ट करती है कि 53% of abortions are performed by registered medical doctors in India. रिमेनिंग अबॉर्शन जो हुए वो या तो नर्स ने कर दिया या ऑक्सिलरी नर्स जो मिडवाइफ्स होती हैं या फैमिली मेंबर ने किसी ने बता दिया कि हाँ ये ऐसे कर लो, ये खा लो या यूं, तो अबॉर्ट कर दोगे आप चाइल्ड को, तो वो अनसेफ वे है बिकॉज ऑफ विच फैटेलिटीज हैव बीन सीन। रिलीजियस ऑपोजिशन, क्रिश्चियन वाला हमने देखा है कि उनके यहाँ सिन होता है अबॉर्ट करना चाइल्ड को। ऐसे बहुत से अदर रिलीजियस टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, आइडिया ऑफ अबॉर्शन को अपोज करते हैं, और इसकी वजह से हमारे डेवलपमेंट ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस में हिंड्रेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से लिमिटेड यूसेज ऑफ द लॉ हो पाता है। सोशल स्टिग्मा है, especially in case of unmarried women, so various factors discourages women from seeking abortions, like social stigmas attached to unmarried women. They are becoming pregnant. Illegality of unmarried women seeking abortions. It used to be considered if an unmarried woman is going for abortion, तो वो illegal है. Loss of privacy victims.
एथिकल डिलेमा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एथिकल डिलेमा ये हमको और ज्यादा ध्यान देने की इसलिए भी जरूरत है बीइंग द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हमें इन दो चीजों को कंसिडर करते हुए रेफर करना पड़ेगा दैट द पर्सन शुड गो फॉर अबॉर्शन और नॉट। अब वो दो चीजें क्या है, प्रो चॉइस मूवमेंट या प्रो लाइफ मूवमेंट, दैट वी कैन आइडेंटिफाई ओनली आफ्टर वी हैव द नॉलेज। नाउ लेट मी डिस्कस प्रो चॉइस मूवमेंट। हम मदर पर फोकस करते हैं कि माँ को बचाना है। Women alone has the right over her body. Very famous saying. She should be the ultimate decision maker on the question of whether to carry the baby or not. Birth defects, अगर कुछ genetic abnormalities हैं तो वो women का right होना चाहिए whether to carry the pregnancy or not. State cannot overlook the age and especially in the case of minor, mental health of the women when it comes to abortion. Child should be brought, no child should be brought unwanted. Like in case of rape victims, if they are not willing to carry the child, then we should go for abortion. It is always the choice of the pregnant women whether to have a child or not. Now pro-life movement. प्रो लाइफ मूवमेंट ये कहता है कि हम किसी की जान नहीं ले सकते हैं। तो फिटस में अगर कार्डियक मूवमेंट, कार्डियक एक्टिविटी होने लग गई तो it becomes alive, and anything which is having a life we are not entitled to kill it. तो वहां पर हमें लाइफ को बचाना हमारा सोल पर्पस हो जाता है। फिटस राइट्स ऑफ पर्सनहुड शुड बी अपहेल्ड। कुछ लोग ये प्री नेटल जो टेस्ट होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, वो करा लेते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन, और रीजंस अलग अलग देते हैं कि नहीं नहीं इसलिए नहीं चाहिए हमको बच्चा, इसलिए अबॉर्ट कर रहे हैं। तो ये देखने वाली चीज है। अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड स्टेट हैज नो ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट ऑल लाइफ इंक्लूडिंग फीटस। टेक्सास का जो एंटी अबॉर्शन लॉ रिसेंटली आया है वो यही कहता है कि अबॉर्शन बैन करो स्पेशली इफ मेडिकल प्रोफेशनल्स कैन डिटेक्ट कार्डियक एक्टिविटी। अगर फीटस में कार्डियक एक्टिविटी हो रही है देन यू कैन नॉट गो फॉर अबॉर्शन। दिस इज व्हाट टेक्सास का एंटी अबॉर्शन लॉ सेज। अब वे हेड्स क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्टेट्स को बोला है कि आप रिप्रोडक्शन एंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में लोगों को अवेयर करें, डिसिमिनेट करें, इसको एडवर्टाइज करें जितना हो सके। एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन टू अवॉइड अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज। तमिलनाडु में वे बैक इट वाज अ नाइटमेयर टू फाइंड अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन के जो मीन्स हैं वो एक्सेसिबल हों ताकि अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज को हम अवॉइड कर सकें। अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज हो हर जिले में। इक्वल और डिग्निफाइड ट्रीटमेंट होना चाहिए सभी पेशेंट्स को। ऐसा नहीं कि तुम अनमैरिड हो तो तुमको हम दवाई नहीं देंगे, तुम जाओ, हम तुम्हारा अबॉर्शन नहीं करेंगे। तो इस तरह का हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स खास तौर पर। सोसाइटी तो खैर करती है। इंक्रीजिंग फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर हेल्थ सेक्टर्स में हमें फाइनेंशियली फंड्स रेज करने पड़ेंगे, इंक्रीज करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। लॉजिस्टिक सप्लाई पर हमें काम करना पड़ेगा। हेल्थ रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हैं उनको बताना होगा। ये कुछ तरीके। वुमेन का एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। एजुकेशन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विल मेक वुमेन मोर असर्टिव इन डिमांडिंग देयर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। इसकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी रिड्यूस होंगी और राइट टू सेफ अबॉर्शन को भी प्रमोट किया जा सकता है। और पोस्ट अबॉर्शन केयर सर्विसेज भी हमें पता होंगी कि क्या होती हैं इफ द वुमेन इज फाइनेंशियली independent and educated. Eliminating social stigma, media campaign by famous personalities, awareness program by local leaders, etc. So these could be helpful measures in eliminating social stigmas ताकि हम safe abortion legal means के through adopt कर सकें. So these are the way heads. अब ethical issues से deal करना. Engage religious leaders to make people sensitive about the rights of women. Like आयरलैंड में वो जो क्रिश्चियन वाला केस हुआ था, तो वहां पे अगर कोई उनके जो पोप हैं वो आकर बोलें कि नहीं सिन है, तो मतलब ठीक है क्रिश्चियनिटी में सिन है, बट बिफोर दैट वी शुड लुक फॉर ह्यूमैनिटी।
अगर कोई ऐसा रिलीजियस लीडर आके कुछ स्टेटमेंट बोलेगा तो it will become way more easier in tackling these ethical issues. Medical professionals should help pregnant women make an informed decision about their pregnancies. Privacy of women choosing for abortion should be respected, and women's identity must not be disclosed to any third party, no matter what. Conclusion क्या है? Abortion laws in India have become progressive over the years, and we have seen that. In the same spirit, the current judgment has not only affirmed the right to abortion for all women, irrespective of their marital status, also attempted to remove hurdles for women and girls to get access to safe and legal abortion. So, all in all, काफी positive conclusion है इस topic को लेकर. So we can quote this one. So with this, I come to an end of my topic. Any more add-ons are welcomed. काफी अच्छा एक्सप्लेन किया मैम आपने। कुछ एक पॉइंट्स में ऐड ऑन कर देता हूँ। तो सबसे बड़ा और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या आप देख रहे हो कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था उसके अंदर अनमैरिड वुमेन के लिए कोई जगह नहीं थी। एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहा था जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया था, लेकिन हमारे जुडिशरी ने इंटरवीन किया और जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया एक तरीके से और उस लॉ को रिफॉर्म किया। ठीक है, तो वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसके अंदर एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये सविता हल्पनवाला केस है। ये भी आयरलैंड का ही केस था बट बैक इन 2012। तो ये एक डेंटिस्ट थे इंडियन ओरिजिन की और इनका अबॉर्शन का जो इन्होंने अबॉर्शन के लिए अप्लाई किया था तो उसको रिजेक्ट कर दिया था वहां की अथॉरिटी ने, एंड बिकॉज ऑफ विच शी डाइड। तो अगेन इसके बाद बहुत ह्यू एंड क्राई मचा और ये चीज काफी अक्रॉस द वर्ल्ड न्यूज में आई थी कि क्या ये अबॉर्शन के जो लॉज हैं इनको रिफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कह रहे कि ऑलमोस्ट प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में ही जा रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली ये जो जजमेंट आया है रो वर्सेस वेड वाला, मतलब इसको ओवरटर्न किया गया है यूएस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टेक्सास के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं एक रिग्रेसिव स्टेप है जहां पे वुमेन का जो अबॉर्शन का जो राइट है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया गया है। ठीक है, अब इंडिया का जो एमटीपी है वो अपने टाइम में बहुत प्रोग्रेसिव एक्ट है। 1971 में एक्ट आया था, लेकिन बहुत सारे इश्यूज उसमें देखने को मिल रहे थे जो कि अभी तक चल रहे थे और इसीलिए जरूरत थी कि इस लॉ को बदला जाए। जैसे हमने देखा हमारे पार्लियामेंट ने उसको बदला भी। जो पहले लिमिट थी कि मल्टीपल डॉक्टर्स चाहिए होते थे, अब उनको बहुत कम कर दिया गया कि एक ही डॉक्टर चाहिए फॉर फर्स्ट 20 वीक्स। अगर 20 से 24 वीक्स है, मतलब जहां पे जो फीटस है वो काफी हद तक डेवलप हो जाता है और जहां पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना बहुत ज्यादा मतलब चांसेस है कि ज्यादा हार्मफुल हो, तो वहां पे 2 मेडिकल डॉक्टर्स होंगे। और अगर 24 वीक्स से ऊपर कोई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है बिकॉज ऑफ सर्टेन फीटल अबनॉर्मलिटी, इसके अलावा नहीं होगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही कोई रेयरेस्ट और रेयर केस है जहां पे ऐसा लग रहा है कि ये फीटल अबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से या तो माँ को खतरा हो सकता है या बच्चे को भी खतरा है, तो तब एक मेडिकल बोर्ड बैठ के डिसाइड कर सकता है कि हमें टर्मिनेट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो पहले क्या होता था, पहले क्योंकि 20 वीक से अबव अलाउड ही नहीं था तो बेचारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के धक्के खाते रहते थे और तब तक बहुत लेट हो जाता था। ठीक है, तो उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए इस लॉ को अमेंड किया, तो एक तो ये अच्छी चीज है। नेक्स्ट इसके अंदर आई थिंक एक मैम ने ये एक्ट की बात की थी कि सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते थे बच्चे का और फिर इन्फेंटिसाइड कर देते थे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो पार्लियामेंट है वो एक और अच्छा एक्ट लेके आया था कॉल्ड PNDT एक्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यस इसका फुल फॉर्म क्या था, किसी को याद है क्या? नहीं प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल प्री कंसेप्शन है, पोस्ट कंसेप्शन है सर। पोस्ट नहीं प्री कंसेप्शन प्री नेटल नहीं सर, कंसीव करेगा तब तो जो है लाइक चाइल्ड होगा ना, कंसीव जो कंसेप्शन होगा पोस्ट कंसेप्शन प्री नेटल डिटेक्शन टेस्ट। एक्चुअली विकिपीडिया पे प्री कंसेप्शन बोल रहा था, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। एक्चुअली विकिपीडिया पे तो यार वो देख लेना, मतलब वहां पे प्री कंसेप्शन बोला था, प्री नेटल एंड डायग्नोस्टिक एक्ट है। ठीक है, 1994 का है। तो इसके थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो इलीगल
है इंडिया के अंदर। सो इतना ही मेरे को इसमें ऐड ऑन करना था। आगे और किसी को ऐड ऑन करना? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट एक आर्टिकल और देख लेते हैं। पोषण अभियान था, आई गेस। तो पोषण अभियान गवर्नमेंट की वेबसाइट भी प्री कंसेप्शन ही कह रही है। प्री कंसेप्शन। नेक्स्ट देख लीजिए, पोषण अभियान। तो प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट एंड अभियान। तो नीति आयोग ने इसके ऊपर 4th प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो पेश किया है, और ये जो रिपोर्ट है बाय एनुअल रिपोर्ट है जो कैप्चर करती है सिग्निफिकेंट डेटा ऑन कन्वर्जेंस, इनोवेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम एक्टिविटीज जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो कर रही है, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, अब पोषण अभियान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले दिस वाज नोन एज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया लाइक ऑल अदर स्कीम्स, तो इसका भी नाम चेंज हो गया। अभी ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर हम न्यूट्रिशनल आउटकम इंप्रूव करने की बात करते हैं। अब ये न्यूट्रिशनल आउटकम किसके इंप्रूव हो रहे हैं? पहला है चिल्ड्रन, दूसरा है प्रेग्नेंट वुमेन, तीसरा है लैक्टेटिंग वुमेन, और चौथा है एडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स लिख लिया ना, तो इन पे खासा फोकस है। ये एक मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस मिशन है, जैसे कि हमने बात किया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी इन्वॉल्व है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। साथ ही साथ अगर इस पोषण अभियान के और पिलर्स को हम बाइफरकेट करेंगे तो यहाँ पे आप मिड डे मील स्कीम्स भी देखते हो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी स्कीम्स का मिनिस्ट्रीज का इसमें कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। अभी करंटली 2020 में गवर्नमेंट ने इस ये जो पूरा हमारा न्यूट्रिशन का जो प्रोग्राम चल रहा है इसको रिफॉर्म किया। ठीक है, और इसमें हमने देखा कुछ स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया, जैसे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम अंडर आंगनवाड़ी, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल एंड पोषण अभियान, इन सबको मर्ज करके वापस रिलाइन किया गया एज सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। अब सक्षम आंगनवाड़ी में हम लोगों ने क्या किया है कि जो एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी थी, ठीक है, जहां पे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थी वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, उसको और एनहेंस किया है। ठीक है, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और डेवलप किया है ताकि जो सर्विसेज थी जैसे कि प्री स्कूल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी तो उनको इम्प्रूव किया गया है। उनको नए नए इक्विपमेंट्स का प्रोवाइड किए गए हैं ताकि उनका काम जो है वो इजी हो जाए। सो पोषण 2.0 यहाँ पे हम एड्रेस करें चैलेंजेस ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। तो इसमें हम डेवलप कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, और प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस को जिसके थ्रू हम हेल्थ, वेलनेस और इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब पोषण 2.0 में कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनको इंप्लीमेंट किया जाएगा फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स। पहला है करेक्टिव स्ट्रैटेजी, फिर न्यूट्रिशनल अवेयरनेस स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी एंड क्रिएशन ऑफ ग्रीन इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है। नेक्स्ट इसमें एक पोषण ट्रैकर भी बनाया गया है। पोषण ट्रैकर क्या है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो स्टेक होल्डर हैं, मतलब यहाँ पे जो सेक्रेटरीज हैं या नीति आयोग के जो लोग हैं, वो डेटा ट्रैक कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स का रिगार्डिंग पोषण अभियान। ठीक है, सो अब पोषण अभियान के पिलर्स थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ICDS। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं बच्चों के लिए बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, जैसे रेफरल सर्विस हो गया, बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था हो गया, प्री स्कूल एजुकेशन हो गया। नेक्स्ट कन्वर्जेंस है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है या एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको कन्वर्ट किया जाए ताकि बेटर आउटकम निकले या सिनर्जी भी आए एक तरीके से। नेक्स्ट बिहेवियरल चेंज है, लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है। फिर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, हमारा जो एग्जिस्टिंग जो सेटअप है विद रिगार्ड्स टू वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या उनकी न्यूट्रिशनल केयर को लेके उसको और एनहेंस किया जाएगा। फिर इनोवेशन है, नेक्स्ट इंसेंटिव्स, और लास्टली ग्रीवेंस रिड्रेस। ठीक है, तो ये सब पिलर्स है। कभी पोषण अभियान पे आता है तो कोशिश करना कि आप ये सब पिलर्स में बना पाओ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पोषण 2.0 का क्या है? कंट्रीब्यूट करें ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आगे एक बहुत सिग्निफिकेंट डेटा है वर्ल्ड बैंक का है, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस देख लो
ये ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, प्रमोट करता है न्यूट्रिशन अवेयरनेस एंड गुड ईटिंग हैबिट फॉर सस्टेनेबल हेल्थ एंड वेलबींग। फिर एड्रेस न्यूट्रिशन रिलेटेड डेफिशिएंसी थ्रू की स्ट्रेटजीज। और लास्टली, एड्रेस चैलेंजेस ऑफ मैल न्यूट्रिशन। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं पोषण 2.0 के। अब आते हैं कि जरूरत क्या पड़ी। जैसा कि आप जानते हो, रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रिपोर्ट था वो आया था, उसमें इंडिया को अगेन बहुत पुअर रैंकिंग मिला। 101 रैंक आया इंडिया का आउट ऑफ 116 कंट्रीज। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स में हमने देखा कि इंडिया में जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, लाइक वेस्टिंग, ठीक है, स्टंटिंग, इन सब चीजों से बच्चे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमी ऑफ मैल न्यूट्रिशन। तो ये बहुत अच्छा एक डेटा है, आप अपने नोट्स में इसको ऐड ऑन कर सकते हो कि जो रिसर्च है, ठीक है, आई थिंक ये शायद वर्ल्ड बैंक का कुछ रिसर्च था, जिसमें ऐसा बोला गया था कि अगर हम $1 स्पेंड करते हैं न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन के ऊपर, ठीक है, यानी किसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, तो दिस विल ट्रांसलेट इनटू एटलीस्ट $34 इन पब्लिक इकोनॉमिक रिटर्न। मतलब उसका रिटर्न हमें 34 टाइम्स मिल रहा है, ठीक है, यानी आपने सपोज किसी के ऊपर ₹1 लगाया तो आपको सामने से ₹34 मिल रहा है, तो विच इज अ ग्रेट थिंग। नेक्स्ट, इंप्रूव करता है स्कूल अटेंडेंस। जब बच्चे हेल्थ अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली उनके लर्निंग आउटकम अच्छे होंगे, स्कूल भी वो रेगुलरली आएंगे, ठीक है, तो वो उससे आप ऐसे इनोवेटिव पॉइंट से उसको लिंक कर सकते हो। इंप्रूव करेगा वुमेन के हेल्थ इंडिकेटर्स को, ठीक है, जैसे कि आप जानते हो इंडिया में 50% वुमेन आर एनेमिक, ठीक है, तो इस अगर वो एनेमिक होती है तो आगे जो चाइल्ड बेयर करेंगी वो, मतलब तब उस चाइल्ड के अंदर भी कुछ डिफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ द एनीमिया। तो इस चीज, इसलिए वुमेन का जो हेल्थ इंडिकेटर है उसको इम्प्रूव करना जरूरी है। फिर इंटीग्रेट करेगा एफर्ट्स, ठीक है, सिनर्जी, ये वर्ड थोड़ा सा देख लेना कि सिनर्जी मतलब कि सब आपस में कन्वर्ट करेंगे तो जो आउटकम आना था वो पहले से बेटर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूअर चैलेंजेस, तो कंबाइंड इफेक्ट मैल न्यूट्रिशन के हो गए, फिर पेंडेमिक हो गया, नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट में, कहीं पे फ्लड है, कहीं पे साइक्लोन है, तो ऐसे चैलेंजेस जो हैं उनको भी इफेक्टिवली एड्रेस करना है। अब इसके अलावा अदर इंटरवेंशन क्या लिए गए हैं, तो ICDS तो हमने देख लिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो कोई बता सकता है इसमें क्या दे रहे हैं हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर? Anyone? जो 2013 में आया था सर, इसका मेन टारगेट ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में BPL रेखा के नीचे आते हैं उन लोगों को ₹1 में गेहूं उपलब्ध कराना, एंड इसके साथ साथ जैसे वेदर के हिसाब से अगर हो सके तो उन लोगों को पल्सेस उपलब्ध कराना। और इसके अलावा जैसे अलग अलग स्टेट में थोड़ा सा अलग अलग चेंजअप कर देते हैं, जैसे कहीं शुगर भी इसके साथ देते हैं और कहीं ये सारी चीजें मिलनी इसका ठीक है। सही बोला, मतलब जैसे आपने और भी चीज ऐड कर दिया कि अंत्योदय अन्न एक योजना है जिसके थ्रू और भी चीजें दी जा रही है, ठीक है, या स्टेट भी अपने लेवल पे PDS में कुछ चीजें दे सकता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो फेयर प्राइस शॉप होती है, राशन की दुकानें होती है, वहां पे वो चीजें एक्स्ट्रा ऐड की जाती है। लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 3 चीजें हैं और उनका दाम भी फिक्स है। तो एक है राइस, चावल, एक है व्हीट और एक है कोरस ग्रेन, ठीक है। तो कोरस ग्रेन मतलब बाजरा, रागी, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हो गया। इसका प्राइस भी फिक्स है, प्राइस है 3:2:1, राइस का 3, व्हीट का 2, कोरस ग्रेन का 1, ठीक है। तो ये रेट भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं 5,000 रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं, ठीक है, इन 3 इंस्टॉलमेंट और डिपेंडिंग ऑन के जो वुमेन है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करा रही है, तो ये पता होना चाहिए आपको। फिर मिड डे मील स्कीम तो आई थिंक सब लोग जानते हैं। फिर जननी सुरक्षा योजना, इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट दी जा रहे हैं, जैसे फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी दी जा रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये गवर्नमेंट कर रही है। तो इतना हम लोगों ने बात कर लिया, तो यहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर्स भी पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की, तो पिछले क्वेश्चन से भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, जहाँ पे हम अबॉर्शन की बात कर रहे थे और उसका इम्पैक्ट की बात कर रहे थे कि वुमेन कैसे सफर करती है बिकॉज ऑफ दैट। तो MMR रेट जो है इंडिया के अंदर अभी करंटली इट्स अराउंड 103, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट्स आपके पास एकदम हैंडी होने चाहिए। कभी भी आंसर राइटिंग आता है
इन चीजों के बारे में, तो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मतलब मदर की डेथ रेट कितना है, ठीक है, तो वो अभी 1 लाख के अंदर 103, ठीक है, ये डेथ रेट चल रहा है अभी, जो कि हम लोगों ने बहुत इंप्रूव कर लिया फ्रॉम द लास्ट सेंसस डेटा। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स देखें, सो चाइल्ड अंडर 5 एज हु आर स्टंटेड का मतलब कि अपनी उम्र के बच्चों से उनकी हाइट छोटी है, तो ये अभी 35 हो गया, मतलब पहले से कम हो गया है, लेकिन स्टिल हर 3 में से एक बच्चा अभी भी अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं ग्रो कर रहा है, जो कि चिंता का विषय है। नेक्स्ट इज वेस्टेड का मतलब कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं है, तो ये वाला जो नंबर है ये भी रिड्यूस हुआ है, 19 आ गया है। फिर अंडरवेट मतलब कि जो वेट होना चाहिए था, जिसे हम वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीएमआई से कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, या आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, तो वो अंडरवेट वाली कंडीशन जो है वो 32 है, ठीक है। बाकी एनेमिक और इन सब का नंबर आई थिंक पता ही है सबको, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आते हैं चैलेंजेस क्या है। पहला, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर। तो अभी हमने बताया, हमने जो सक्षम आंगनवाड़ी बनाया वो इसी चीज के लिए बनाया है, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आंगनवाड़ी सेंटर में उनको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट, यूनिवर्सल कवरेज लैकिंग है, तो इसमें आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर लिख सकते हो, या फिर लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है ऐसा बोल सकते हो, कि बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं या ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पे अभी तक कोई एक्सेस हम प्रोवाइड नहीं करा पाए। नेक्स्ट, लो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड पॉइंट है, कोई भी चैलेंज आपको गवर्नमेंट स्कीम के पर्सपेक्टिव से लिखना है तो ये आप आंख बंद करके लिख सकते हो, बिकॉज ये चीज यूनिवर्सल है कि हर जो मिनिस्ट्री, हर जो डिपार्टमेंट है उसमें वो जो फंड है वो प्रॉपरली यूटिलाइज ही नहीं हो पाता। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। अगेन ये टॉपिक रेलेवेंट रहेगा अगले 3-4 सालों तक, क्या आप लिख सकते हो कि कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या था। नेक्स्ट, लैक ऑफ डाटा। तो अभी हमने ये प्रोशन ट्रैकर इसी चीज के लिए बनाया, ताकि हम ये जो सारा जो डेटा है विद रिगार्ड्स टू नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या जो पोषण अभियान के अंदर जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इनका डाटा हम होलिस्टिकली कैप्चर करें। तो अभी इस पहला बात तो इसमें भी इश्यूज ये है, एक तो डेटा अवेलेबल नहीं है, और जो डेटा अवेलेबल भी है उसका कोई फेथफुलनेस की गारंटी नहीं है। तो एक टर्म इस्तेमाल होता है कॉल्ड डाटा फिडिलिटी, कि क्या आपको जो डाटा मिल रहा है वो सही डाटा मिल रहा है, ठीक है। बिकॉज कई बार क्या होता है, जब सर्वे करने जाते हैं तो जानबूझकर लोग अपने आप को ज्यादा लाचार बताते हैं ताकि उनको कुछ बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे में क्या डाटा जो मिल रहा है वो सही मिल रहा है, तो उस पर भी इशू उठता है। नेक्स्ट, प्रोसीजरल डिले है, तो ये तो समझाने की जरूरत है। अब आते हैं वे फॉरवर्ड पे। तो एक पोषण प्लस स्ट्रैटेजी जो नीति आयोग ने सजेस्ट की है, उसके अंदर बेसिकली बोला गया है कि हमें हमारा जो फोकस है वो कोर प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन करने के अलावा सोशल डिटर्मिनेंट्स जैसे कि सैनिटेशन, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिविएशन, इन सब पे भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपैंड करें कवरेज ऑफ एसेंशियल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस। तो आईसीडीएस और ये सब की जो सर्विसेज है ये डिप्लॉय होनी चाहिए। एक्टिव सर्वेलेंस होना चाहिए, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना अपना काम प्रॉपरली होना चाहिए इनका। और अब आईसीडीएस को हम रिफॉर्म कर सकते हैं और टेक होम राशन या जो फूड है वो सीधा घर पे डिलीवर हो जाए, इस टाइप के प्रोविजन हमें करने चाहिए, ठीक है। अभी तक जो लैक्टेटिंग मदर है उसको आना पड़ता था, तो अब कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि ये सब सर्विसेज सीधा उनके डोर स्टेप पे पहुंच जाए। नेक्स्ट, ईट राइट कैंपेन और फिट इंडिया कैंपेन है, तो आई थिंक उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोषण अभियान। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना, ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है। किसका था ये टॉपिक, किसी ने लिया था क्या? चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ। विक्टर, आपने लिया था क्या? नहीं सर, आई डिडंट टेक इट। तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आई थिंक हम लोगों ने लास्ट जो मैगजीन था उसमें भी देखा ही था कि क्राइम इन इंडिया का रिपोर्ट निकालता कौन है, ये एनसीआरबी निकालता है। एनसीआरबी का क्या है,
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, 1986 में एस्टेब्लिश हुआ था, और क्राइम के रिगार्डिंग जो भी डेटा है वो ये कलेक्ट करता है। एक और रिपोर्ट निकालता है, प्रिजन स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, ठीक है। तो अपने को जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि प्रिजन जो है ओवर पॉपुलेटेड है, कि अगर सिर्फ 100 लोग की जगह है तो हमने प्रिजन में 140 लोगों को भर रखा है। तो ये सब डेटा हम लोग ये एनसीआरबी की रिपोर्ट से ही मिलता है। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट पब्लिश करता है, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड, फिंगरप्रिंट इन इंडिया रिपोर्ट। तो इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नहीं है, मेन 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहती है, क्राइम इन इंडिया और प्रिजन स्टैटिस्टिक्स। तो नाम से ही पता लग रहा है इससे क्या होता है, तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये क्राइम कितना बड़ा कितना कम हो, अगेन दिस इज नॉट रेलेवेंट, ये हर साल चेंज होता रहता है एंड दिस एड नो वैल्यू टू आवर यूपीएससी थिंग, ठीक है। सो अब एनालिटिकल पार्ट पे आते हैं। तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अंदर क्या इश्यूज बताए गए? पहला, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, कि जो क्राइम कर रहा है हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा था, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं कैप्चर हो रही है, और ओनली पुलिस रिकॉर्ड क्राइम केसेस आर बीइंग कैप्चर्ड फॉर द पब्लिकेशन, ठीक है, जो पुलिस ने रिकॉर्ड किए। थोड़ा और डिटेल हमें जाने की जरूरत है, ताकि हम जो क्राइम जिस वजह से राइज हो रहा है उसी को शायद बेटर टैकल कर पाए। नेक्स्ट, किसी भी रिपोर्ट के साथ हमेशा ये इशू ही रहता है कि गैप देखने को मिल जाता है डेटा कलेक्शन में, कि जो एक्चुअली चीज हो रही है और जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार झारखंड हैव फॉर ईयर्स रिपोर्टेड 0 फार्मर्स सुसाइड, ठीक है, जो कि बहुत ही ऑड सिचुएशन है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान कितनी बुरी हालत में है, खासकर इन स्टेट्स के अंदर जहां पे एमएसपी और कोऑपरेटिव मूवमेंट उतना स्ट्रांगली अवेलेबल नहीं है। वहां पे अगर 0 फार्मर सुसाइड की बात हो रही है तो ये बताता है कि कैसे डेटा जो है वो रिलेवेंट नहीं है या फिर प्रॉपरली कैप्चर नहीं हो रहा है। फिर पुअर कोऑर्डिनेशन है, तो पुलिस स्टेशन जो है वो कई बार शेयर करते नहीं है टाइमली डेटा, या अगर डेटा शेयर भी करते हैं तो सही तरीके से नहीं करते। नेक्स्ट, डिजिटलाइजेशन। तो अभी स्टेट एजेंसी जो है वो जो डिजिटलाइजेशन के जो चल रहे इनिशिएटिव उनके साथ अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रही, ठीक है, तो उसके चलते भी डेटा को कैप्चर करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम। तो पुलिस की कई बार ऐसा देखने में आता है कि टेंडेंसी रहती है कि वो कंप्लेन ही रजिस्टर नहीं करती है, ठीक है। तो रीजन क्या रहता है कि कंप्लेन नहीं रजिस्टर होती है, या वो कोशिश करते हैं कि वो बातचीत करके उस मामले को सुलझा ले, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई केस हुआ तो पुलिस कोशिश करते कि बिना कोई रिपोर्ट दर्ज हो रहा है वो केस सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे या एकदम लोकल लेवल पे बोले तो हाँ, अप्रोच ठीक भी हो सकती है कि फालतू कोर्ट वगैरह के चक्कर ना काटने पड़े, ज्यादा हॉस्टिलिटी और डेवलप होगी अगर केस रजिस्टर हो जाता है तो। लेकिन कई बार वो जबरदस्ती केस को दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आई गेस यूपी का एक केस था जहां पे एक डेप्यूटी एसपी जो थे वो ब्राइब लेते पकड़े गए थे, ठीक है। वो एक रेप का केस में ब्राइब ले रहे थे, ठीक है, और फिर केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे। तो कई बार पुलिस इन चीजों में इंडल्ज होती हुई दिखती है, ठीक है। सो ये इश्यू जो है रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम, इस चीज को भी एड्रेस करने की जरूरत है। अब सिग्निफिकेंस क्या है एनसीआरबी के डेटा का? तो हमें जो क्राइम मैप है कंट्री का उसको ट्रेस करने में मदद मिलती है। बेंचमार्क प्रोवाइड करती है पुलिस ऑफिसर, रिसर्च, मीडिया और पॉलिसी मेकर्स के लिए। जो क्राइम स्टैटिस्टिक है उससे पब्लिक अवेयरनेस बढ़ती है, और एक पुलिस और जो पब्लिक है उसके बीच में एक गुड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। फिर क्राइम स्टैटिस्टिक्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के जो बेंचमार्क है एक तरीके से, कि हमारा पुलिस जो है वो कैसा काम कर रही है, वो भी एक बेंचमार्क इसके थ्रू बनता है। एंड नेक्स्ट, जो भी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन लेने की जरूरत है उसके बारे में भी हमें पता लगता है। अब वे फॉरवर्ड आते हैं। पहला, ट्रेन स्टाफ की जरूरत है। तो जैसा हमने बोला कि डेटा कलेक्ट करने में इश्यू है, तो डेटा कलेक्ट करने में इश्यू क्यों है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपरली ट्रेन स्टाफ ही नहीं है जो कि वो रेलेवेंट डेटा को कलेक्ट कर सके और फिर उसको सिस्टम में डाल सके। तो उसके लिए ट्रेन स्टाफ की जरूरत है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रिलेटेड चीजें हैं वो सब पुलिस स्टेशन में अवेलेबल हो या पुलिस स्टाफ को अवेलेबल हो। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फिर अवेयरनेस,
तो लॉ लोगों के अंदर या जो पुलिस के जो लोग हैं उनके अंदर भी जो लॉ है उसकी अवेयरनेस प्रॉपर होनी चाहिए। कई बार लोगों को या पुलिस को पता ही नहीं होता और वो गलत धाराओं के अंदर जो केस है उसको रजिस्टर कर देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो अगर कोई ऐसा सेक्सुअल हैरासमेंट किसी बच्चे का हुआ है तो कायदे से वो केस जो है वो पॉक्सो में रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले कई बार क्या करते हैं उसको वो हरासमेंट ऑफ वुमेन के अंदर उसको रजिस्टर करवा देते हैं। तो हरासमेंट ऑफ वुमेन वाला जो है वो थोड़ा सा लेस मतलब स्ट्रिंजेंट तो वो भी है बट लेस स्ट्रिंजेंट एज कम्पेयर टू पॉक्सो। तो इस तरीके से पुलिस कई बार अनअवेयर होती है और कई बार डेलिबरेटली भी करती है। तो लोगों को भी इसका अवेयरनेस होना चाहिए और पुलिस को भी इसका अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज द वे फॉरवर्ड इन क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट। आई होप इसमें किसी को ऐड नहीं करना होगा। तो न्यूज इन शॉर्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नीति मैम आप कर लीजिए अब यहाँ से। ओके, तो पहला टॉपिक है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020। तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ने रिलीज किया है SRS रिपोर्ट 2020। दिस इज द ओनली ऑफिशियल सोर्स ऑफ वेरियस डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स जो SRS है एक्सेप्ट द सेंसस। तो ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स जितने होते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टालिटी रेट या क्रूड बर्थ रेट, तो इसका एक ये ओनली सोर्स है, ऑफिशियल सोर्स। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ वेरियस फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी इंडिकेटर्स। ठीक है, इसके अंदर की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं अभी 2020 का, तो ये चेंज होते रहते हैं ईयर वाइज, लेकिन एक बार देख लेते हैं। क्रूड बर्थ रेट जो एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन, तो अभी 2020 में 19.5 है। तो 24 से 2020 का डेटा दिया गया है। तो 21, 19.7 एंड देन 19.5, तो ये डिक्लाइन है ईयर वाइज। क्रूड डेथ रेट में तो ये नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन का है। तो इसमें 2019 में भी सेम है और डेथ रेट 2020 में भी सेम है 6। ठीक, टोटल फर्टिलिटी रेट तो 2 है अपना। तो ये एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज। तो ये ये टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। और इसके अलावा एक रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होता है जिसका अभी हमारा लेवल है 2.1। तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है और रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी ये है 2.1। तो टोटल फर्टिलिटी रेट उससे कम है। इससे क्या पता रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है क्या, तो ये फर्टिलिटी लेवल है जिसमें एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में कितना पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो रही है उसका लेवल ये इंडिकेट करता है। टोटल फर्टिलिटी रेट अगर जो फर्टिलिटी लेवल है उससे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है अगर उससे नीचे आ रहा है, इसका मतलब है आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, दो टोटल फर्टिलिटी रेट और इसका रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, इन दोनों का रिलेशन। नियोनेटल मोर्टालिटी रेट, तो ये अपना अभी नियोनेटल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 days ऑफ लाइफ एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइफ बर्थ्स। तो ये 20 है अपना, 26 से 22 हुआ, फिर 20 पे आ गए हम लोग। इसमें अपना SDG जो टारगेट है 12 तक या उससे कम होना चाहिए। तो 6 स्टेट्स ने ये अचीव कर लिया है। IMR, तो नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइफ बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 year ऑफ एज, तो ये 28 है अभी। और अंडर 5 मोर्टालिटी रेट ये 20 है। तो ये अंडर 5 मोर्टालिटी रेट है, इसको भी SDG कहता है कि 25 तक या 25 से नीचे लाना है बाय 2030। तो अभी 11 स्टेट्स ने ये अचीव कर लिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी अचीव करना शुरू किया है। ईयर वाइज हम लोग इसका डिक्लाइन देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। सिग्निफिकेंस क्या है रिपोर्ट का, तो ये पॉपुलेशन प्रोजेक्ट करता है और फिर ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फॉर डेमोग्राफिक डेटा फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। साथ ही साथ हमारे जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ
की तरफ से उसको मॉनिटर करने में हेल्प करता है कि फैमिली प्लानिंग या मैटरनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स 2018-19। तो ये रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। इसमें ये है कि अपना हेल्थ केयर किस तरह काम करता है, अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है, प्राइवेट स्पेंडिंग कितनी है, इन सब के बारे में ये जानकारी देता है। की फाइंडिंग्स में देखते हैं तो ये टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड पर कैपिटा। तो इस पे डिटेल है कि इसमें जीडीपी में हम जीडीपी के टर्म में जीडीपी में से हम कितना हेल्थ केयर पे स्पेंड कर रहे हैं। तो ये अभी 2018-19 का है 3.2, जो 2013-14 में 4% था, उसमें से कम हुआ है। तो ये एक बुरी बात है कि हम लोग हेल्थ केयर में कम स्पेंड कर रहे हैं, हमें ज्यादा स्पेंड करना चाहिए। द पर कैपिटा इंक्रीज, पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो 4,470 है। ये एब्सोल्यूट नंबर्स में याद करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद रहे तो अच्छी बात है। करेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज द परसेंट ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो ये है अपना पहले 93 था 2013-14 में, अपना 90.6 है। तो जो रिकरिंग हेल्थ एक्सपेंडिचर है, मतलब बार बार हम किसी डिजीज के लिए या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए जो खर्च कर रहे हैं उसमें कमी आई है, लेकिन 90.6% अभी भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद है गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो ये इंक्रीज हुआ है 40.6%। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है, लेकिन अभी भी 40.6% है। गवर्नमेंट को ज्यादा स्पेंड करना चाहिए इसमें। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ते हैं। तो ये भी कम हुआ है, क्योंकि अभी जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज हैं ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये डिक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट 50% है। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एज परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो ये इंक्रीज हुआ है, 9.6% है 2018-19 का फिगर। और फिर पहले बहुत ही कम था 6%, अभी 9.6 है। लेकिन इसमें भी और हमें सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स हेल्थ से रिलेटेड ये लाना है या इफेक्टिव उनका यूज करना है। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, तो ये भी 6.6% है, ये भी इंक्रीज है। और जितने भी एक्सटर्नल डोनर फंडिंग फॉर हेल्थ एज परसेंट ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो ये भी इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट है द जेंडर स्नैपशॉट 2022 रिपोर्ट। तो इसे लॉन्च किया है यूएन विमेन ने एंड यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स यूएनडीसा ने। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है कि ये कह रहा है कि फुल जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने में अभी भी हमें 286 ईयर्स लगेंगे, अगर हम इस करंट रेट से चलते हैं। तो इसका मतलब है हम लोगों ने जितने भी जेंडर इक्वालिटी के लिए प्रोजेक्ट चला रखे हैं या प्रोग्राम चला रहे हैं, वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं या बहुत स्लो रेट है उनका। बाय एंड ऑफ 2022 around 383 million women and girls will live in extreme poverty, that is below $1.9 a day spending। तो जैसे $1.9 हमें पता है कि ये इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन है जो वर्ल्ड बैंक ने सेट किया है, कि इससे नीचे या $1.9 तक भी अगर किसी की डेली स्पेंडिंग है तो वो बिलो पोवर्टी लाइन में आती है। Over 1.2 billion women and girls of reproductive age, that is 15 to 49, live in countries and areas with some restrictions on access to safe abortion। जैसे हमने अभी अबॉर्शन का देखा, तो इंडिया भी एक ऐसी कंट्री में ही आता है जिसमें एक्सेस नहीं है सेफ अबॉर्शन का, और ये काफी ज्यादा, ये फिगर काफी बड़ा है। Women hold only 2 in every 10 science, engineering and information and communication technology jobs।
ग्लोबली ये कह रहा है। तो और कल हमने अपना वुमेन इन स्टेम में भी देखा, तो ये out of 10 only 2 women are working in STEM areas. तो ग्लोबल चैलेंजेस हैं जैसे कोविड-19 और फिर वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट एरिया जो है सीरिया, ईरान, इन सब में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट विमेन होती हैं। और क्लाइमेट चेंज वाले केस में भी पिछले क्लास में सर ने इस पे बहुत अच्छा एक आर्टिकल था, उस पर डिस्कस किया था कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है वो विमेन पे ही है। रिकमेंडेशंस हैं तो कॉपरेशन, पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन द जेंडर इक्वालिटी एजेंडा। अपने प्रोग्राम जितने भी हैं उज्ज्वला या फिर जितने भी मिड डे मील्स हैं या यूपी गवर्नमेंट का जो शायद वेस्ट बंगाल का है कन्याश्री या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे प्रोग्राम्स है। ये सबको इन सब में कॉपरेशन, पार्टनरशिप, सबका प्राइवेट, पब्लिक एंड लोकल अथॉरिटी जितनी भी आती है, पब्लिक, सबका एक कॉपरेशन होना चाहिए प्रोग्राम्स में। टू इरेडिकेट चाइल्ड मैरिज बाय 2030 प्रोग्रेस मस्ट बी 17 टाइम्स फास्टर देन प्रोग्रेस ऑफ द लास्ट डेकेड। तो ये चाइल्ड मैरिज कोविड के टाइम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये इरेडिकेट करने का 2030 तक अगर हमें इसे इरेडिकेट करना है तो अभी जो भी काम चल रहा है लास्ट डेकेड में हमने जितना भी किया था उसका 17 टाइम्स फास्टर वो स्पीड अप होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल बैरियर जो है जेंडर इक्वालिटी के लिए, इन सबको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी भी पेट्रियार्कल माइंडसेट या फिर अर्ली एज में शादी कर देना, ये सारे जो भी स्ट्रक्चर जो सोसाइटल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना जरूरी है। कुछ ऐड करना है इसमें? ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी 2021 रिपोर्ट ILO ने निकाला है। इसमें मॉडर्न स्लेवरी रेफर्स टू situations of exploitation that a person cannot refuse or cannot leave because of threats, violence, deception और abuse of power। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स है, तो फोर्स लेबर एंड फोर्स मैरिज। तो फोर्स मैरिज भी ये मॉडर्न स्लेवरी में ही काउंट होता है। फाइंडिंग्स है 50 million people in the world were living in modern slavery in 2021. It is a 25% increase in last 5 years. और of these 28 million were in forced labor and 22 million were trapped in forced marriage. तो ये काफी बड़ा नंबर है, दोनों ही, फोर्स लेबर और फोर्स मैरिज वाला भी। तो इससे पता चलता, फोर्स मैरिज से हमें ये पता चलता है या फोर्स लेबर से कि लोगों के पास जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो ही नहीं है। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कूल्स बनाएंगे हम, जो मॉडर्न, ट्रांसफॉर्मेशनल और होलिस्टिक होगा टू इम्पार्ट एजुकेशन। ये इंक्वायरी ड्रिवन या फिर लर्नर सेंट्रिक होगा। ऐसे स्कूल्स 1400 500 हम लोगों को सेटअप करना है। और इसमें ध्यान रखना है कि अपने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर या करिकुलर का बैरियर्स तोड़ना या स्ट्रीम्स के बीच का जो बैरियर्स है उनको तोड़ना, ये सारे, इन सब में सारे ही कंपोनेंट्स जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है उनको ऐड करना है इसमें। और फिर इन स्कूल्स में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, इन सब पे पढ़ाई के साथ साथ अदर एकेडमिक्स या एक्स्ट्रा एकेडमिक जो होते हैं उन सारे एरियाज पे भी काम करेंगे। साथ ही साथ ये एक इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उनको भी एड्रेस करेगा, जैसे वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटी होनी चाहिए या फिर वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोविजंस होने चाहिए स्कूल्स में। नेक्स्ट है ई बाल निदान पोर्टल। तो ई बाल निदान नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए है, बच्चों के लिए। ठीक है, तो जितने भी चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या उससे रिलेटेड कंप्लेन है उनको, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल है। और ये NCPCR का मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसमें कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेन फाइल कर सकता है related to violation of child rights।
और अलग इनमें बाइफर्केशन होगा कि पोक्सो का आप अलग कंप्लेन कर सकते हो, लेबर रिलेटेड या एजुकेशन या फिर ट्रैफिकिंग रिलेटेड कंप्लेन, तो इन सब के लिए अलग अलग पोर्टल्स होंगे। ठीक है, इसमें और एक प्रोविजन है कि जो भी कंप्लेन जो एनसीपीसीआर के पास है उसको आप स्टेट कमीशंस के पास भी ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघ चक्र। तो ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड जो ऑनलाइन कंटेंट है उनके सर्कुलेशन और शेयरिंग के अगेंस्ट है, मतलब उसके अगेंस्ट काम कर रहा है ऑपरेशन मेघा चक्र, जो सीबीआई ने लॉन्च किया है। ऐसा ही सिमिलर ऑपरेशन 2021 में भी सीबीआई ने लॉन्च किया था, जिसका नाम ऑपरेशन कार्बन था। और सीबीआई हैज एन इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इमेज एंड वीडियो डेटाबेस। तो ये एक डेटाबेस है जो एक इन्वेस्टिगेटिव टूल्स की तरह काम करता है। जैसे इमेज या वीडियो कंपैरिजन सॉफ्टवेयर का यूज करके अब्यूजर ने कोई भी ऑनलाइन कंटेंट डाला है, इमेज या जो भी वीडियो, उसमें एक पैटर्न नोटिस करेगा और सिमिलर पैटर्न्स वाले इमेज या फोटो को आइडेंटिफाई करेगा। इससे हेल्प मिलेगा कि अब्यूजर या फिर अब्यूजर या विक्टिम के लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा सके। नोटिफाइड डिजीज है नेक्स्ट। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की, तो उसका 139th रिपोर्ट आया है नोटिफाइड डिजीज। उसमें सजेस्ट जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने सजेस्ट किया है कि कैंसर को क्लासिफाई किया जाए एज नोटिफाइबल डिजीज। इससे क्या हेल्प मिले? पहले तो नोटिफाइबल डिजीज होती क्या है, तो ऐसे डिजीज जिसके लिए किसी लॉ की जरूरत होती है, किसी लॉ की जरूरत होती, मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज को उस डिजीज के बारे में इन्फॉर्म करना जरूरी है। अगर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास वो उस डिजीज से रिलेटेड केसेस आते हैं, तो लोकल अथॉरिटी को आपको इन्फॉर्म करना है और ये लीगली बाइंडिंग है। अगर आपने इसको वायलेट किया तो वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिफाइबल डिजीज होते हैं। और ये नोटिफाई कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और फिर इसमें जैसे कोलेरा, डिप्थीरिया, इंसेफ्लाइटिस या वूपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, मलेरिया, ये सारे कुछ डिजीजेस हैं जो नोटिफाइबल डिजीज में आते हैं। इससे हेल्प मिलता है कि उस डिजीज को मॉनिटर कर सके और फिर जो भी उसके पॉसिबल आउटब्रेक्स है उनके लिए एक अर्ली वार्निंग प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, किसी को कुछ ऐड करना है? नहीं, आई गेस काफी अच्छे एक्सप्लेन किया मैम आपने, ये सब तो क्लियर हो गया। So with that, we are done with the social issues part. Just a second.